मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को? साउंड वगैरह बराबर है? ऑडियो ठीक आ रहा है? ऑडियो कंफर्म करें फटाफट से, ऑडियो ठीक है? चेक करें। ऑडियो ठीक है भाई लोग? चलिए। चलिए ध्यान दीजिए। कल हम लोगों ने शुरू किया था, आपको वापस से कनेक्ट करता हूं मैं। बच्चों, कल अपनी बात हो गई थी। अपन लोग बात कर रहे थे कंडक्टर के बारे में। मुद्दा ये था कि किसी भी कंडक्टर में अपने आप करंट नहीं चलता है और बैटरी लगाने के बाद करंट चलने लगता है। हमने उसका इंटरनल फिनोमिना जाना था कि अपने आप करंट क्यों नहीं चलता है, क्या प्रॉब्लम हुआ था। खूब सारे चार्ज कैरियर थे, उनके पास टेम्परेचर की वजह से स्पीड भी था, लेकिन हो क्या रहा था, इतने ज्यादा कोलिजन्स वगैरह थे, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ था कि चार्ज अपनी जगह हिल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। और बच्चों, चार्ज आगे डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा था, यानी चार्ज का फ्लो नहीं हो पा रहा था। इस चक्कर में अपने आप करंट का फ्लो नहीं हुआ। इस चक्कर में बैटरी लगाने के पहले बैटरी, बिना बैटरी के करंट का फ्लो नहीं हुआ। फिर आपने बोला भाई साहब करंट तो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बोला कि करंट तो चलाना पड़ेगा, तो मैंने करंट चलाने के लिए क्या किया था? क्या मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया था? यस। और बैटरी अप्लाई करने के बाद आपने देखा था कि अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दिया था। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दिया था, क्या वो इलेक्ट्रॉनों को चलाना शुरू कर दिया था? यस। उसने इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाना शुरू किया। फोर्स लगने लगा तो इलेक्ट्रॉन बैठे थे कि खिसकना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन खिसकना शुरू हो गए। कैसे खिसक रहे थे? प्यार प्यार से कि ठोक ठोक के? ओबियसली प्यार प्यार से इलेक्ट्रॉन नहीं खिसके थे, उनको ठोक ठोक के आगे चलाना पड़ा। और बैटरी लगाने के बाद जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने लगे, तो जिस पर्टिकुलर स्पीड से, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो आगे बढ़ने लगे, उसका नाम क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर याद है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो शुरू हो गया था। अब तो इलेक्ट्रॉनों का यानी चार्ज का मूवमेंट डेफिनेटली क्या होने लग गया था? करंट फ्लो होने लग गया था। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं वीडी के बाद मैंने बात किया था मोबिलिटी का, मोबिलिटी के बाद मैंने बात किया था करंट का। करंट को क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने? दैट वाज सिंपली रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। आपका क्रॉस सेक्शन कम है, आपका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्रॉस सेक्शन कम है कि क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना था कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो कितना है। तो कुछ बातें कंक्लूजन निकल के आया था, क्या क्या? कोई मान लीजिए मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें हर जगह करंट क्या रहेगा बेटे? सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो कि क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म भी हो, तो भी करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक बात। दूसरी बात क्या निकल के आई थी? करंट कैरिंग वायर हमेशा न्यूट्रल रहेगा। उसका रीजन क्या था? एक तरफ से जितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उतने इलेक्ट्रॉन लौटाए जा रहे हैं। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनों का ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस भी नहीं होगा और डेफिशिएंसी भी नहीं होगा। और नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा हमें? ऑब्वियसली अगर हमें लग रहा है कि ना तो उसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो बोलिए करंट कैरिंग कंडक्टर क्या रहा था? न्यूट्रल रहा था। क्लियर है सबको? करंट कैरिंग कंडक्टर क्या था? न्यूट्रल था। और बोलिए। क्लियर है आवाज? आवाज ठीक है। चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और ध्यान दीजिए, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? करंट डेंसिटी जे। जे का बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया था? यस, था जो आपने पढ़ा है बच्चों, क्या क्या था? आई। आई क्या पढ़ लिया था आपने मेरे साथ? NEA VDA पढ़ लिया था। उसके बाद आपने पढ़ा था मेरे साथ जे। जे बराबर क्या था बेटे? I/A था। इसको जब प्रोसेस किया तो क्या बन गया था? जे बराबर I/A। क्या आपको ध्यान है? इसको जब प्रोसेस किया था भाई साहब, तो क्या बन गया था? जे बराबर सिग्मा ई। इसमें जे बराबर सिग्मा ई। सिग्मा, सिग्मा क्या? 1/ρ। ये पढ़ाया था मैंने। यस, ये पढ़ाया था। और ये कितना रहा था आपका? N/M। ध्यान है आप लोगों को? सिग्मा तक मैंने बता दिया था। सिग्मा बताने के बाद, 9 बात करने के बाद मैं 10 बात पे आ गया था। 10 बात क्या थी हमारे पास? आवाज क्लियर आ रही सबको? वॉइस का प्रॉब्लम बता रहे हैं। आवाज क्लियर है सबको? प्लीज प्लीज रिप्लाई करिए। बच्चों जल्दी रिप्लाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। आवाज क्लियर है बच्चों? देखिए फटाफट से। बजिंग साउंड आ रही है बीच बीच में, क्या बोल रहे हैं? साउंड प्रॉब्लम है? हम्म।
ओके, देखते हैं। हम्म नहीं तो दूसरा चेंज करते हैं। चेंज करना हो तो बता दूंगा आपको। चलिए, तो मैं बता रहा था आप लोगों को, हमने पढ़ लिया सिग्मा के बारे में। ये सब पढ़ने के बाद 9 बात हुआ सिग्मा, 10वीं बात शुरू हो गई थी। 10वीं बात क्या? यस, 10वीं बात अपनी शुरू की थी क्या बेटे? रजिस्टेंस के बारे में। कितना? रजिस्टेंस के बारे में। मैं आपसे बता रहा था कि किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो के दौरान सिस्टम खुद क्या करेगा, चार्ज फ्लो को थोड़ा सा अपोजिशन ऑफर करेगा। चार्ज फ्लो को जो हम अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, चार्ज फ्लो को जो हम अपोजिशन ऑफर करते हैं, उसको क्या बोल दिया था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोल दिया था बेटे। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया है? V अपॉन I। यानी क्या रहा? किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम पे आप कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई करिए, वोल्टेज अप्लाई करने से कोई ना कोई करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो कितना वोल्टेज अप्लाई किया, उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट फ्लो होने लगा, तो V अपॉन I का जो रेशियो आएगा, दैट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R। और आप जानते हैं इसका यूनिट क्या रहेगा? ओम रहेगा। मैंने आपको बताया था कंडक्टेंस एक शब्द होगा बेटे, कंडक्टेंस। इसको कैपिटल G लिखते हैं। ये क्या हो गया था अपने पास? 1/R हो गया था। और आप जानते हैं R का यूनिट क्या रहेगा? वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर है आवाज? आवाज बराबर आ रही? जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, टाइम वेस्ट मत करें प्लीज, प्लीज जल्दी रिप्लाई करें। चेक करें, चेक करें जल्दी से। आवाज सही आ रही है? देखो, ले लिया पिक्चर में आपने? ये माइक चालू हो गया ना, देखो आप भी सुनो। आवाज आ रही है? क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैं लास्ट क्लास में बोल चुका हूं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर बच्चों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमें जानना है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। नोटिस करें, हमें जानना है। ये देखिए, मान लीजिए आपने मुझे कहा कि ये कंडक्टर है, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस निकालिए। यस, इसका रेजिस्टेंस निकालिए। बेटे रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने इसके ऊपर कोई वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज लगाया तो ऑब्वियसली इसमें क्या चल जाएगा? करंट चल जाएगा। यस, रेजिस्टेंस निकालना है। एक कंडक्टर आपने मुझे दिया है और आपने काम बोला है कि भाई साहब इसका रेजिस्टेंस निकालिए। रेजिस्टेंस के लिए मैंने क्या किया? V वोल्टेज लगा दिया और V वोल्टेज करस्पॉन्डिंग क्या कोई ना कोई करंट चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। क्या मैं अपनी बेसिक नॉलेज से जान लूं कितना करंट चलेगा? यस, आप कल पढ़ रहे थे करंट वास NEAVD। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? V अपॉन I का रेशियो मैनेज करना पड़ेगा। V अपॉन I का रेशियो मैनेज करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। VD का फॉर्मूला कल पढ़ा था आपने, E/M इंटू V/L। याद है आप लोगों को? कल मैंने पढ़ा था VD का फॉर्मूला। यस, तो आप देखिए यहां से क्या हो गया? V अपॉन I M टो L/A ये बन रहा है। और भाई साहब मजाक मजाक में V अपॉन I आ गया है, और जो V अपॉन I है क्या वही तो रेजिस्टेंस हो जाएगा? यस, तो बच्चे लोग R की वैल्यू तय हो गई है, M अपॉन NE² टो इंटू L/A ये हो जाएगा। और बॉस ये जो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में जो इसको हम लोग नया लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रो। क्या लिख रहे हैं बेटे इसको? रो L/A, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। तो मुद्दा चालू हुआ था हमारे पास कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तय हो गया बेटे। क्या फॉर्मूला हो गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A ये हो जाएगा।
डेफिनेटली ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है और आप सबको ऑलरेडी पता भी है। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला तो रो एल बाय तो हो ही जाएगा। कुछ खास नोटिस किया आप लोगों ने? यहां मैंने फिर एक नई चीज लगा दी है, यहां मैंने फिर एक नई चीज लगा दी। कौन सी नई चीज लगा दी भाई साहब? रो। तो मुझे रो के बारे में बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब रो कहां से आ गया है। यस, आओ बच्चा, रो के बारे में हाथों हाथ बात कर लूं मैं आपसे। रो क्या है? किसको रो लिखा है मैंने, जरा देखेंगे। एम अपॉन, क्या मैंने इसको रो लिखा है? और कल जो सिग्मा का एक्सप्रेशन आया था वो इसका जस्ट उल्टा था, तो अब तो मैं साफ साफ लिख सकता हूं, ये क्या हो गया? 1 अपॉन सिग्मा। गौर करें, ये रो का नाम क्या हो जाएगा बेटे? रजिस्टिविटी। क्या नाम हो जाएगा इसका? रजिस्टिविटी। कंफर्म है? आर तो क्या था? रेजिस्टेंस था, और ये रो क्या हो जाएगा? रजिस्टिविटी हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन ये आ रहा है। क्या आप मुझे रो का यूनिट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। रो का यूनिट खुद सोचिए, रो का यूनिट क्या हो जाएगा? यस, यहां से देखिए, आर तो हो गया ओम, यह है मीटर और यह है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम मैनेज करें रो के लिए तो देखो, मीटर और मीटर स्क्वायर में नीचे मीटर रह जाएगा, ये उधर जाएगा, तो बच्चों इसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। और देखिए, आप नोटिस करिए, एक खास आपको बात बोलना चाहूंगा, इसका ओम इंटू मीटर, क्या आप देख रहे हैं? इसको मैंने रो बोला हुआ है। यस, नोटिस करिए, इसको मैंने रो बोला हुआ है। आखिर रो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो के एक्सप्रेशन में कौन कौन आ रहा है? देखो ना, एम यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और टो यानी कि रिलेक्शन टाइम। ये सब किस में आ रहे हैं? ये रो के एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। बच्चों मुझे देख के बताइए, आखिर रो किस किस पर डिपेंड करेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है। नोटिस करें, एन पर डिपेंड करेगा, एन यानी कि मेटल के नेचर पर। टो पर डिपेंड करेगा, टो, क्या आपको ध्यान है कल अपन ने पढ़ा था, टो दो बातों पर डिपेंड कर रहा था, मेटल और टेम्परेचर। तो मुझे लगता है कि मेरा जो रो है वो दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक बात मेटल और दूसरी बात टेम्परेचर। तो मुझे लिखना चाहिए रो डिपेंड्स। बच्चों, रो डिपेंड्स किस पर डिपेंड करेगा? ये मेटल एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करेगा? मेटल एंड टेम्परेचर। क्या आप मुझे आंसर कर सकते हैं? आइए बच्चों, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, बच्चों मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बोलो, कल वाली बात याद करो, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या तेज तेज चलेंगे? इलेक्ट्रॉन तेज तेज चलेंगे तो मेला में एक भगदड़ टाइम मच गई है। इलेक्ट्रॉन तेज तेज चलेंगे तो बोलिए टक्करें ज्यादा होंगी, टक्करें ज्यादा होगी तो टो डाउन हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, टो डाउन हो जाएगा बेटे, टो डाउन हो जाएगा। और अगर टो डाउन हो जाएगा भाई लोग, टो डाउन हो जाएगा तो फिर क्या करें? रो डाउन होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमें सीखना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। अब नोटिस करिए, कुछ अच्छी अच्छी बातें और करते हैं। हम लोग पढ़ना चाह रहे थे बच्चों कंडक्टर के बारे में, और मुझे कंडक्टर के बारे में आपसे 10 बात करनी थी। सभी 10 बातें कंक्लूड हो गई हैं। फाइनल जो 10वीं बात थी वो क्या थी हमारे पास? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला ये है, और कंडक्टर के टर्म्स में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया। आप समझिए, रेजिस्टेंस पढ़ाते पढ़ाते एक नया टर्म आ गया मेरे पास, कौन सा? रो यानी कि रेजिस्टिविटी। एक विशेष बात नोटिस करिए आप लोगों ने, इधर देखो बे, रेजिस्टेंस जो है तुम्हारे कंडक्टर की डायमेंशन पर, लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर की डायमेंशन, लेंथ, एरिया, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। जबकि जो रेजिस्टिविटी है बेटे, इसमें तेरे कंडक्टर की डायमेंशन, उसका लेंथ कितना है, एरिया कितना है, रेडियस कितना है, वॉल्यूम कितना है, वो सब इसमें शामिल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो अच्छे सीख लो, रो जो है वो तुम्हारे कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, आर तो कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। क्या मतलब हो गया इसका? किसी भी कंडक्टर में, यस मुझे बोलना चाहिए, रो जो है डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मुझे बोलना चाहिए रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यस, मेक श्योर रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, रो इज द प्रॉपर्टी, रो इज द बिहेवियर, रो इज द पैटर्न, रो इज द स्टाइल ऑफ मेटल। फिर सुन लीजिए, रो बेसिकली क्या है? मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। रो बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर है, उसका पैटर्न है, उसका स्टाइल है। और मेक श्योर रो की वजह से तेरे कंडक्टर में आर होता है। यस, यही मुद्दा बनता है कि आर की वजह से रो है कि रो की वजह से आर है। फिर सीखिए, किसी भी कंडक्टर में रो नाम की प्रॉपर्टी होती है, जो कि मेटल की, कंडक्टर की नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक बात और, अगर तू उस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर डायमेंशन का टुकड़ा लेगा, तो उस कंडक्टर का एक पर्टिकुलर डायमेंशन का टुकड़ा लेगा, पर्टिकुलर डायमेंशन का टुकड़ा लेगा, उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, कोई ना कोई एरिया होगा, तो जो भी डायमेंशन तूने चुना है उस डायमेंशन के हिसाब से तेरे उस कंडक्टर के टुकड़े में क्या होगा? आर रहेगा। तो फाइनल करिए, बोलिए रो की वजह से आर है कि आर की वजह से रो है? वेरी गुड अनुराग, रो की वजह से आर है कि आर की वजह से रो है? मुझे लगता है रो की वजह से आर है। गौर करें, रो की वजह से आर है, क्योंकि रो इज द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वजह से
कंडक्टर के एक पर्टिकुलर डायमेंशन के टुकड़े में क्या डेवलप होता है, आर डेवलप होता है। यूं समझो यार, मुझे बताइए पेरेंट्स की वजह से हमें कि हमारी वजह से पेरेंट्स है? बोलो बोलो, पेरेंट्स की वजह से हमें कि हमारी वजह से पेरेंट्स है? इसमें भी सोच रहे हो क्या? बोले घर पे पूछ के बताएंगे। मुझे लगता है पेरेंट्स की वजह से हमें, ठीक है, पेरेंट्स की वजह से हमें। तो बताओ बताओ, आर और रो में मुझे लगता है आर और रो के अंदर, रो तो पिताजी हो गए, रो पिताजी है, मेक श्योर आर, आर क्या बच्चा है? यस, रो पिताजी है, आर बच्चा है। मेक श्योर रो इज द प्रॉपर्टी, रो प्रॉपर्टी की वजह से तेरे टुकड़े में क्या आ गया है, आर आ गया है। मेक श्योर रो की वजह से आर रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जो छोटी मोटी बातें हमें नोटिस करनी चाहिए वो इस तरह से है कि, और देखिए छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चीजें आपको जो नोटिस करनी चाहिए, ये देखिए बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, आर इज रो एल बाय ए, ये बता रहा हूं आप लोगों को। और रो का फॉर्मूला क्या लिखा बेटे मैंने, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, लिखा ना ये वाला, ये लिखा भी, यस। गौर करें, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। मुझे बोलना है ये डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। सुन लिया आप लोगों ने? यस, आर बेसिकली डायमेंशन पर डिपेंड करेगा। वेरी गुड वेरी गुड, आर बहुत बढ़िया, आपसे हम हैं, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दीजिए, वेरी गुड, ध्यान दीजिए, आर जो है वो डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज रो इज द प्रॉपर्टी, रो इज द बिहेवियर, रो इज द पैटर्न, रो इज द स्टाइल ऑफ मेटल, ठीक है। वो तो प्रॉपर्टी है, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, मेटल और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, कल आपने मेरे साथ इतने सारे फॉर्मूला पढ़े बच्चे, 2022 में अपने नीट में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या किया उन लोगों ने, एक बड़ा समझदारी वाला क्वेश्चन था, आपको ध्यान है? उसमें उन्होंने हमसे क्या बोला, डेटाज मेरे पास है, क्वेश्चन का प्रोफाइल बोलता हूं। उन्होंने क्या किया एग्जाम के अंदर, हमें उन्होंने क्या क्या गिवन, क्या क्या दे दिया एग्जाम में, गिवन क्या क्या दे दिया, ई दे दिया, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, रेडियस दे दिया, और साथ में क्या दे दिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर दे दिया। ये सब हमें दिया हुआ है, और ये सब देकर के हमसे क्या पूछ लिया कि जे क्या चाहिए, करंट डेंसिटी जे चाहिए। आराम से सवाल को देखिए, आराम से सवाल को देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान दीजिए। 2022 का नीट का सवाल, हमसे बोला गया एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, डेटा जो भी थे आपको मिल जाएंगे मॉड्यूल के अंदर, डेटा नहीं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया उसने मुझे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस दे दिया, कंडक्टर की रेडियस दे दी, और कंडक्टर का लेंथ दे दिया। मुझे क्या बोल रहा है कि करंट डेंसिटी लाइए, क्या बोल रहा है, करंट डेंसिटी लाइए। अब इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या आपको ध्यान है, कल आप मेरे साथ पढ़े थे जे बराबर सिग्मा ई, यहां से क्या होगा बेटा, ये ई बाय रो हो जाएगा, समझे बाबू, ई तो ई है, रो, समझे बाबू, रो को यहां से क्या लिख सकते हैं जरा देखना, इज इट आर ए बाय एल, ये लिखा जा सकता है। तो बच्चा यहां से हो गया ई एल अपॉन आर ए, ई एल, आर तो आर है, एरिया को क्या लिखोगे बाबू, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आप देखिए क्या होने वाला है, आप देखिए जे की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप समझिए, तुम्हारा जो कल वाला फॉर्मूला था ना, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जिसको मैंने बोला था कि ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, जरा देख रहे हैं उसके ऊपर कैसे सवाल पूछा है। ये सवाल मैंने नहीं बनाया है भाई साहब, ये आपके एग्जाम में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलो कर सकते हैं बच्चे? यस, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और ये सारे डेटा सवाल में दिए हुए, देख लो क्या क्या दिया अगले ने, इलेक्ट्रिक फील्ड आप रख देंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर आप रख देंगे, रेजिस्टेंस भी रख देंगे, रेडियस भी रख देंगे, गुणा भाग करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड। ये 2022 का क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों ने सभी 10 बातें पढ़ ली और अब तो आप चीजें समझने भी लग गए हैं, तो जरा बात और कर लेते हैं। यस, छोटे मोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा आइए बच्चों, ये रहा आर का फॉर्मूला, ये रहा रो का फॉर्मूला, आप आराम से देखिए। यस, शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर मैंने कभी कहा लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर आधा किया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशन में डिपेंड कर रहा है। आइए मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ कंडक्टर डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर आधा कर दिया, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। गौर करें, रेजिस्टिविटी तेरे लेंथ पर, तेरे एरिया पर, तेरी रेडियस पर, तेरे वॉल्यूम पर, तेरे डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल ध्यान रखें, वेरी गुड। ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में। नोटिस करें एक बार एक क्वेश्चन अपने एग्जाम, और हाँ एक बात और भी भाई, 2022 में या 2023 में, 23 में एक कॉलम मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ है। कल से लेकर आज तक जो मैंने 10 पैरामीटर आपको पढ़ाए हैं, इसके बारे में एक कॉलम मैचिंग क्वेश्चन आया है।
एक ही सवाल में अगले ने सबको लपेट लिया। सबको लपेट लिया बोले तो टाइम, रिलेक्शन टाइम को लपेट लिया, मोबिलिटी को लपेट लिया, करंट डेंसिटी को लपेट लिया। आपको मिल जाएगा यस 2022 से 23 के अंदर आप देख लीजिए नीट में कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, उसमें जितना भी अपन ने पढ़ा है कल से आज तक वो सबको लपेट लिया गया है। सुन रहे हैं, सबको लपेट लिया गया है। इन सारे छोटे पिरामिड्स का सवाल आपको आना चाहिए, कर लेंगे। चलिए अब क्योंकि आप ये सब समझने लग गए हैं बच्चों, तो एक छोटा सवाल और भी बात करना चाहूंगा मैं। आइए, ये क्वेश्चन बेसिकली वैसे तो जेई का है, सुने। जैसे मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है बच्चों, करंट कैरिंग वायर है, करंट का आना और करंट का जाना, ठीक है। लोकेशन 1, लोकेशन 2 दिख रहा है सब लोगों को? यस, करंट का आना और करंट का जाना। नोटिस करिए, मान लीजिए यहां से आई करंट आ रहा है और यहां पे आई करंट निकल के जा रहा है। सबसे पहले तो आप देखिए ये क्या सीन बताया मैंने, करंट कैरिंग वायर है। कैसा वायर है भाई साहब? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। साफ साफ दिख रहा है 1 के यहाँ क्रॉस सेक्शन कम है, 2 के यहाँ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। क्लियर है सब लोगों को? यस। इसके बारे में 2, 3, 4, 5 सवाल बनाए जा सकते हैं। कैसे? आइए, सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, यहां करंट I1 है और यहां करंट I2 है। बच्चे यहां करंट I1 और यहां करंट I2 है। I1 I2 करंट है, तो बोलिए कौन सा करंट ज्यादा होगा, I1 या I2? कौन सा करंट ज्यादा होगा? यस यस यस, वेरी गुड, सेम। निश्चित रूप से I1 बराबर I2 होगा। कल अपनी बात हो गई थी, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेदर इट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, करंट हर जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बोलो बच्चे, करंट की वैल्यू I1 और I2 क्या होगा? अलग अलग कि सेम सेम? सेम सेम। J1 J2, यू नो J1 J2 में यू नो J बराबर क्या होता है बेटे? J बराबर होता है I अपॉन A। J बराबर क्या होता है? I अपॉन A। तो जहां एरिया कम है वहां पे J ज्यादा, क्या हो जाएगा? J1 मोर देन J2 हो जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं, वेरी गुड। और आइए, यस, और आइए, नोटिस करें J1 मोर देन J2 हो जाएगा। आइए VD की बात करूं मैं आपसे, VD क्या पढ़ रहे थे आप लोग? I अपॉन NEA, ये पढ़ते थे ना? बताइए, दोनों जगह करंट सेम सेम है, दोनों जगह करंट सेम सेम है, E सेम है, N सेम है। जहां एरिया कम है वहां पे VD ज्यादा। बोलो बच्चा, VD1 मोर देन क्या हो जाएगा? VD2 हो जाएगा। बोलो, किया जा सकता है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आइए, यस, मुझे बताइए यहां पर रजिस्टिविटी रो 1 है और यहां रजिस्टिविटी रो 2 है, कौन कम ज्यादा होगा? बोलो बे नालायकों, बोलो बे, क्या रो 1 बराबर रो 2 हो जाएगा? बिकॉज रो इज द करेक्टरिस्टिक, रो इज द पैटर्न, रो इज द बिहेवियर, रो इज द स्टाइल। बोलो बे, रो 1 बराबर क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगा। बोलो यस, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो जाएगा। यस, यहां पर तेरी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, वहां तेरी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। सिग्मा क्या है? दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है तो क्रॉस सेक्शन क्या ही कर लेगा? क्रॉस सेक्शन क्या ही कर लेगा? क्रॉस सेक्शन कम होगा तब भी क्या ही हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तब भी क्या ही हो जाएगा? बोलो बोलो, रो 1 बराबर क्या होगा? रो 2 रहेगा। सिग्मा 1 बराबर क्या रहेगा? सिग्मा 2 रहेगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, ये आपको समझ में आता है। नोटिस करें, मेन मुद्दा है, यस मेन मुद्दा है भाई साहब। एक क्वेश्चन जेई में ये आया हुआ है भाई साहब, एक क्वेश्चन जेई में ये आया हुआ है, वही फोटो दोबारा बना रहा हूं। करंट कैरिंग वायर, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, दिस वाज पोजीशन 1, दिस वाज पोजीशन 2। हमसे एग्जाम में पूछा गया कि E1 E2, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कम या ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कम ज्यादा होगा? आइए बच्चों, क्या आप जानते हैं हम मेरे साथ पढ़ते थे J बराबर सिग्मा ही पढ़ते थे ना आप लोग? बोलिए, दोनों जगह सिग्मा सेम है, दोनों जगह सिग्मा सेम है, तो बोलो J प्रोपोर्शनल टू E हो गया। J प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां J ज्यादा वहां E ज्यादा। मुझे पता है J1 मोर देन J2 है, J1 मोर देन J2 है, J1 मोर देन J2 है। तो बोलो, क्या मैं कह दूं? क्या मैं कह दूं? बोलो बे नालायकों, इज इट E1 मोर देन E2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं जचता है तो दूसरे अप्रोच से कर लो। दूसरी अप्रोच क्या थी? क्या आपको याद है? एक बार मैंने VD का फॉर्मूला पढ़ाया था, E टो बाय M इंटू कैपिटल E। कुछ याद आया? यस, ये फॉर्मूला पढ़ाया था। अब आइए बोलिए, दोनों जगह E बेटे, दोनों जगह E सेम सेम, टो सेम सेम, M सेम सेम। बोलो क्या निकल रहा है यहां से? क्या VD प्रोपोर्शनल टू E निकल रहा है? यस, VD प्रोपोर्शनल टू E निकल रहा है। तो जहां VD ज्यादा वहां E ज्यादा हो जाएगा। तो बोलिए, VD1 मोर देन VD2 है, निश्चित रूप से E1 मोर देन E2। बोलो भाई लोग, क्या आंसर दिया जा सकता है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। चलिए, तो मुझे लगता है आपको इस तरह क्वेश्चन करने आ गए हैं, सभी 10 बातें कंप्लीट होती हैं।
सभी 10 बातें कंप्लीट होती हैं। सारी 10 बातें हम कर चुके हैं और ये सब आप रिपेंडेंसी वगैरह समझते हैं। चलिए, चलो भाई साहब, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कंडक्टर्स के बारे में। हमने कंडक्टर का रेजिस्टेंस समझ लिया है, क्योंकि हम आजकल कंडक्टर का डिस्कशन चल रहा है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में आगे बातचीत करनी है। तो बच्चों, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को लेकर के एक नियम होता है, इसको आप बोलते हैं ओम्स लॉ। एक नियम चलता है क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है ना, बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला कि अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो कंडक्टर में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाएगा। क्या मतलब? ये देखिए, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर इन्होंने पाया कि क्या था? V प्रोपोर्शनल टू I। क्या पाया इन्होंने? V प्रोपोर्शनल टू I। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्टर पे इन्होंने क्या किया? तरह तरह के वोल्टेज अप्लाई किए, तरह तरह के वोल्टेज लगाए तो करंट भी तरह तरह का चला। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो क्या था? वोल्टेज डबल किया, करंट डबल हो गया। वोल्टेज ट्रिपल किया, करंट ट्रिपल हो गया। वोल्टेज आधा किया, करंट भी आधा हो गया। कहने का मतलब, इनको अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मिला कि जो ये वोल्टेज में करते गए एग्जैक्टली वो किस में हो गया? करंट में हो गया। तो इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि अगर मैं मेटल में टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो क्या मिल रहा है? V प्रोपोर्शनल टू I मिलता है। और इसी को क्या बोल दिया? बताओ बताओ, अगर V प्रोपोर्शनल टू I है बच्चों, तो बोलिए इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। दो चीजें अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उनका रेशियो क्या होगा बेटे? शाबाश शाबाश, दैट विल बी कांस्टेंट। और दैट विल बी कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट है तो, और V अपॉन I का रेशियो तो R को शो करता है, तो यानी क्या निकल के आया? R विल बी कांस्टेंट। और करें, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ध्यान दीजिए, V अपॉन I का कांस्टेंट होना, R का कांस्टेंट होना, दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कई बार हम बच्चे को पूछते हैं कि भाई साहब ओम्स लॉ बताइए, बच्चे गाना गाते हैं R बराबर V अपॉन I, ये ओम्स लॉ है। ये बकवास है, ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ में ये निष्कर्ष निकला है कि अगर आप मेटल का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, अगर आप मेटल का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो भाई साहब उसका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है। ये था ओम्स लॉ के बारे में बात। अब क्योंकि आप ओम्स लॉ समझते हैं, और बच्चों ओम्स लॉ में क्या बात निकल के आ गई है? V प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहिए तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? आइए, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो यहां देख लेते हैं ग्राफ। आइए, ग्राफ कैसे बनेंगे? अगर मैं यहां लेता हूं V और यहां लेता हूं I, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और मैं चाहूं तो ग्राफ ऐसे भी कर सकता हूं। अगर मैंने यहां ले लिया I और यहां ले लिया V, तो भी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ओके, नोटिस करें, ये एंगल है θ1 और मान लीजिए एंगल है θ2। अब नोटिस करिए, हाँ हाँ, आप V कहीं भी लीजिए और I कहीं भी लीजिए, आई थिंक ग्राफ तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही बनेगा। मगर 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 कुछ बात हो जाए। अगर ये एंगल θ1 है बच्चे, तो बोलो ये स्लोप कितना हो गया यहाँ पे? tan θ1। और यहाँ का जो स्लोप है tan θ1, इज इट गोइंग टू बी V ओवर I? ये क्या बनने वाला है? V अपॉन I। V अपॉन I, और V अपॉन I बनेगा तो बोलो बोलो ये क्या? रेजिस्टेंस हो जाएगा। पता लग रहा है सबको? या और अच्छा लिख देता हूं मैं? यस, ये हो जाएगा। यहां पे आइए, या फिर इसको मैं और अच्छा लिख देता हूं। यूं मानिए कि चलिए सुनिए, स्लोप क्या हो गया बेटे? दैट इज tan θ1। और tan θ1 यानी क्या हो रहा है? ये V अपॉन I। V अपॉन I यानी कि स्लोप क्या बनने वाला है यहाँ पे? दैट इज गोइंग टू बी R। यानी कि इस ग्राफ में स्लोप क्या बन रहा है? R बन रहा है। बोले इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? जरा देखो, आप खुद देखो। स्लोप स्लोप क्या बनेगा बेटे? tan θ2। और tan θ2 क्या बन रहा है भाई साहब? दैट इज I ओवर V। दैट इज I ओवर V। और अगर ये I ओवर V बनेगा भाई साहब, दैट इज नॉट R, दैट इज 1/R। तो अगर आज के बाद में किसी भी ओमिक डिवाइस के लिए अगर मैं आपसे बोलूंगा जरा ओम्स लॉ की वजह से V और I का ग्राफ बना दो, तो V और I का ग्राफ बना देना, बन जाएगा आपसे। मगर स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन तो बना देना, लेकिन अलर्ट रहना, हो सकता है ग्राफ का स्लोप जो है R को शो करे, हो सकता है ग्राफ का स्लोप 1/R को शो करे। हम थोड़ी बताएंगे वो R बनेगा कि 1/R। आप कैसे जजमेंट करेंगे? आप क्या करना, हमेशा नोटिस किया करना कि V कहां लिया और I कहां लिया है। बेटे अगर यहाँ V लिया है तो V अपॉन I, यानी स्लोप क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और यहाँ I लिया है तो फिर ये I अपॉन V हो रहा है ना, तो इस ग्राफ का स्लोप R नहीं बनेगा, दैट विल बी द 1/R। क्लियर है सब लोगों को? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। मुझे बताएंगे कैसा ग्राफ है? नॉन लीनियर है कि लीनियर ग्राफ है? लीनियर ग्राफ है।
क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है तो जो भी डिवाइस ओमिक डिवाइसेस होते हैं, जो भी डिवाइस या जो भी कंडक्टर, सारे कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? ओमिक डिवाइस। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या बोल देंगे? नॉन ओमिक डिवाइस बोल देंगे। तो बोलिए, मुझे लगता है जो ओमिक डिवाइस है उसका नाम क्या हो सकता है? लीनियर डिवाइस भी हो सकता है। ओमिक डिवाइस बोलिए या लीनियर डिवाइस। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या होंगे? नॉन ओमिक या नॉन लीनियर। क्या आपको पता है जब अपन पी एन डायोड पढ़ते हैं, यू नो पी एन डायोड की करेक्टरिस्टिक आपको जैसा पढ़ते हो तो याद है आपको पी एन डायोड? बताइए, पी एन डायोड अगर आप ऐसा पढ़ते हो बोलो इसकी जो करेक्टरिस्टिक आ रही है वो बोलिए लीनियर करेक्टरिस्टिक आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बोलो ये क्या हो जाएगा? ओमिक या नॉन ओमिक? दिस इज नॉन ओमिक। बात तय हो गई है। जितने भी कंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं बेटे, इनके लिए क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएंगे? ओमिक डिवाइस हो जाएंगे या लीनियर डिवाइस हो जाएंगे। क्या मैं एक स्टेटमेंट दे दूं? जितने भी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं, चाहे तेरा पी एन डायोड हो जाए, चाहे तेरा ट्रांजिस्टर हो जाए, जितने भी सेमी कंडक्टर डिवाइस वो सब क्या है? नॉन ओमिक या नॉन लीनियर रहेंगे। चलिए, अब तो आप सब समझने लगे हैं। एक छोटा सवाल करते हैं। ये देखिए, नीट का क्वेश्चन है बेटे। फॉर अ मेटल एट टू टेम्परेचर, फॉर अ मेटल एट टू टेम्परेचर। बच्चों, एक मेटल के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पर आई और वी ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज T1 टेम्परेचर एंड दिस इज T2 टेम्परेचर। आराम से देखिए, हमसे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर मेटल हमारे पास है, उसका आई और वी का ग्राफ इसने दो बार दिया हुआ है, एक तो T1 टेम्परेचर और एक तो T2 टेम्परेचर। बोल रहा है ग्राफ देख करके बताइए T1 T2 में कौन सा टेम्परेचर कम या ज्यादा है। आइए डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बेटे? आई अपॉन वी। और आई अपॉन वी किसको शो करेगा? आर को या 1/r को? 1/r को शो करेगा। अब आप खुद देखिए क्या सीन चल रहा है, ऐसा हम जानते हैं। बोलिए, क्या आप देख रहे हैं θ1 एंगल लेस देन है θ2 से? पहला वाला एंगल कम है, वेरी गुड। θ1 एंगल कम है θ2 से, तो tan θ1 विल बी लेस देन tan θ2। और भाई साहब यहाँ tan θ क्या बन रहा है? r या 1/r? 1/r1 लेस देन 1/r2 ये बनेगा। और अगर मैं इसको पलटूंगा, अगर मैं 1 1 हटाऊंगा तो सिंबल भी चेंज होगा। तो बोलो r1 मोर देन r2, यानी क्या रहा? मेटल पहले केस में ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है दूसरे केस की तुलना में। और अभी आप पढ़ रहे थे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बेटे? रो बढ़ जाता है, और रो बढ़ेगा तो क्या आर भी बढ़ जाएगा? यू नो टेम्परेचर से किस पे हो रहा था? रो पर। बच्चे पे था कि पिताजी पे असर था? रो का पहला असर पिताजी पे होगा, सॉरी टेम्परेचर का पहला असर पिताजी पे होगा, यानी टेम्परेचर का पहला असर रो पे होगा, और रो पे असर होने की वजह से किस पे हो जाएगा? आर पे असर हो जाएगा। तो बोलिए R1 मोर देन R2 है, तो बताओ क्या T1 मोर देन T2 होगा? बिल्कुल सही बात है। मेटल में ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है सब लोगों को? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है सबको? तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये आप कर लेंगे। चलिए अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो हमारा कंडक्टर रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करेगा? आइए कुछ बातें कर ले। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या ये कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो रहा है? यस, बिल्कुल सही बात है। कंडक्टर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया है। खुद देख के बताइए रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है? आई थिंक लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही है। क्रॉस सेक्शन में डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही है। और रो यानी कि रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी की वजह से दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो मेटल और एक तो टेम्परेचर। तो भाई लोग मुझे लगता है कुल मिलाकर के 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। बच्चों कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? आइए, एक तो हो जाएगा लेंथ बेटे, एक तो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, और एक तो हो जाएगा मेटल, और एक तो हो जाएगा टेम्परेचर। तो फॉर्मूला से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अब 4 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो उसी डिपेंडेंसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसी डिपेंडेंसी को डिस्कस करें। क्या लिख दिया? डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस, ये डिपेंडेंसी है। अब किसी के मन में आ सकता है कि बोले भाई साहब साफ साफ तो दिख रहा है कि 4 बातों में डिपेंड कर रहे हो, फिर डिस्कस करने वाली क्या बात है? डिस्कस करने वाली बात कुछ अलग है। क्या बात है जरा सुनिए। अगर आज मैंने आपसे कहा कि बताइए रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या चल रहा है, रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या चल रहा है, तो आप देख रहे हैं सिंपल आंसर क्या है? R प्रोपोर्शनल टू L। और ये गलत भी हो सकता है, ये
गलत भी हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है जरा समझिए। यस, तुम्हारा जो फॉर्मूला था बेटे रो एल बाय ए, अगर मैं इस फॉर्मूला में ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस फॉर्मूला में ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई कर दूं भाई साहब, रो एल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम को, समझे बाबू। यस, ये फॉर्मूला क्या हो गया, रो एल स्क्वायर अपन वॉल्यूम हो गया। तो जरा पहचानिए, बताइए ये फॉर्मूला भी सही है और क्या ये फॉर्मूला भी सही है ना, गलत तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या रहा, अगर मैं यहां से देखता हूं तो क्या मिल रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, और अगर मैं यहां से देखूंगा तो क्या मिल रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। कौन सा सही है, दोनों सही है। मैं आपको हमेशा ये बोलता रहा हूं ना, अपने फिजिक्स में कई बार ऐसा होगा कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक से ज्यादा फॉर्मूला आ सकते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्मूला आ जाए तो जब भी हमें लॉजिकल डिसीजन लेने हैं, जब भी रेशियो बनाने हैं, जब भी तुलना फुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, ऐसे में सोच समझ के सही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। और सही फॉर्मूला का रेफरेंस इशारा सवाल में रहेगा, सही फॉर्मूला का इशारा सवाल में रहेगा। और इशारे आप समझते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं ना, बाबू समझो इशारे मंजिल पुकारे। क्लियर है सब लोगों को, बाबू समझो इशारे मंजिल पुकारे। क्या रहा, अगर एरिया कांस्टेंट रहा तो मेरा डिसीजन होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल, और भाई साहब वॉल्यूम कांस्टेंट बताया गया तो मेरा डिसीजन होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो आई थिंक आर प्रोपोर्शनल टू एल भी अपनी जगह सही है और आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर भी अपनी जगह सही है। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे सवाल में, हमारे क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। फिर सुन लीजिए, एरिया कांस्टेंट होगा तो क्या चलेगा बेटे, आर प्रोपोर्शनल टू एल, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या चलेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, इन सब बातों को ऐसा करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक नोट्स में लिख लेते हैं, फिर हम लोग खेलेंगे। चलिए आइए, पहला किस पर डिपेंड कर रहे हैं, लेंथ, लेंथ पर। लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, लेंथ एल लिख दिया। ठीक है, अब आइए बोले लेंथ पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। पहली बात, इफ ए कांस्टेंट है बेटे तो मैं यूज करूंगा रो एल बाय ए, डेफिनेटली आई हैव आर प्रोपोर्शनल टू एल। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई साहब मैं यूज करूंगा रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। भाई साहब, तो दिस टाइम वी हैव आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बहुत बढ़िया। दूसरा, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करोगे ए पर, बिल्कुल करेंगे। आइए क्रॉस सेक्शन पर, फिर वही बात, यस हाँ जी, इफ क्रॉस सेक्शन के बारे में देख लो, यहां से क्या लग रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए। क्या लग रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए या प्रोपोर्शनल 1 बाय रेडियस स्क्वायर, ये होगा। लेकिन वापस से वही बात, रो एल बाय तेरा बेसिक फॉर्मूला है, मैं इसमें ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर हो गया रो इंटू वॉल्यूम और नीचे हो गया ए स्क्वायर। क्यों समझे बाबू। तो ऑर्डिनरी रिलेशन क्या था, ऑर्डिनरी मामला क्या था, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए, जबकि स्पेशल मामला क्या है, 1 बाय ए स्क्वायर। तो फिर मैं देखा करूंगा, अगर मुझे लगा मेरे क्वेश्चन में एल कांस्टेंट है तो मैं क्या यूज करूंगा, 1 बाय ए, 1 बाय या 1 बाय रेडियस स्क्वायर यूज करूंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई साहब तो मैं 1 बाय ए स्क्वायर यूज करूंगा, और 1 बाय ए स्क्वायर तो 1 बाय रेडियस स्क्वायर नहीं, 1 बाय रेडियस स्क्वायर नहीं, 1 बाय रेडियस 4 यूज करूंगा। ठीक है, लिख के देता हूं, इफ लेंथ कांस्टेंट तो भाई साहब ऑर्डिनरी रिलेशन, ऑर्डिनरी आंसर आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए और 1 बाय रेडियस स्क्वायर। इफ वॉल्यूम कांस्टेंट आर इज रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर, भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय आर 4, बाबू 1 बाय आर 4। 3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शाबाश शाबाश, सब लोगों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। और हाँ, एल हो गया बेटे और ए भी हो गया, और क्या बच रहा है, रो। रो यानी क्या, रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी यानी क्या, कुछ याद आया, रो यानी क्या, बच्चा या पिताजी, बच्चा या पिताजी, पिताजी। और पिताजी दो बातों पर डिपेंड कर रहे थे, किस किस पर, मेटल एंड टेम्परेचर। तो पिताजी मेटल और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, और पिताजी वैसे बच्चा है तो बच्चा भी दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा। लिखना चाहूंगा मैं, थर्ड मेटल एंड फोर्थ क्या लिखूंगा बेटे, टेम्परेचर। क्या लिखूंगा, टेम्परेचर। ये दोनों किस वजह से आए हैं,
क्या रो की वजह से आए हैं? वेरी गुड वेरी गुड। ये किसकी वजह से आ रहे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारे पास 4 फैक्टर हो गए जिसके ऊपर हमारा मेटल का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक बात है ना, आप सब जानते हैं, मैं लिख के भी देता हूं, बोलो बोलो, बताओ बच्चे। यस, इफ टेम्परेचर बढ़ाना, बताओ बेटे, टेम्परेचर बढ़ना तो बोलो बोलो, क्या रो बढ़ेगा? तो रो बढ़ेगा तो बोलो क्या आर भी बढ़ जाएगा? यस। इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट दिया करते हैं, कंडक्टर्स को गर्म करने पर मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने में उनका रो भी बढ़ता है और उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। क्या मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे पहला इंपैक्ट किस पे आता है, रो पे कि आर पे? यस, आपने मेटल को गर्म किया भाई साहब, आपने मेटल को गर्म किया। क्या मुझे समझा देंगे, क्या मुझे समझा देंगे पहला इंपैक्ट किस पे आएगा, आर पे की रो पे? जल्दी आंसर करिए, आर पे की रो पे, आर पे की रो पे। थैंक यू शादाब खान, थैंक यू, लव यू सर, हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो मैं कह रहा था, बताओ बताओ जल्दी बोलो बे, अगर मैं मेटल को गर्म करूंगा तो पहला असर किस पे आएगा, आर पे की रो पे? बोलो, असर बच्चे पे आएगा कि पिताजी पे? पहला असर आएगा पिताजी पे, और पिताजी पे असर आएगा इसलिए आर पे असर आएगा। तो ध्यान रखना, आर की वजह से रो नहीं है, बार बार चिल्ला रहा हूं, रो की वजह से आर है, तो टेम्परेचर का पहला इंपैक्ट रो पे पड़ता है। और बेटे, टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ता है, और रो बढ़ता है तो फिर इसकी वजह से आर बढ़ जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये था डिपेंडेंसी के बारे में। क्लियर है सब लोगों को? अब जैसा कि आप कह रहे हैं डिपेंडेंसी हम लोग समझ गए, सारी बातें आपको आती है। अब जरा क्वेश्चन सवाल शुरू करते हैं, आइए कुछ बातें हो जाए। क्लियर है डिपेंडेंसी का मामला? डिपेंडेंसी का मामला क्लियर है? अब आइए, अभी हम कह रहे हैं कि 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे, हम लोग 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, नोटिस करें। ये देखो, मान लीजिए कोई मेटल का ब्लॉक है, ध्यान दें ध्यान दें, ये मान लीजिए कोई मेटल का ब्लॉक है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अगर मैं इसमें चारों फैक्टर फिक्स कर देता हूं, आप कह रहे हो मेटल का रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बेटा, अगर मैं चारों फैक्टर फिक्स कर दूंगा तो आई थिंक इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो आओ चेक करके देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाना चाहिए। गौर करें, ये मेटल का पीस आपके सामने है, तो बोलो इसका डायमेंशन, लेंथ और एरिया तो आपके सामने हो गया। टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, और मैंने बोल दिया कॉपर का ब्लॉक है तो मेटल भी फिक्स हो गया। इसकी सभी चीजें फिक्स हो गई है, तो बोलो बोलो इस मेटल के ब्लॉक का रेजिस्टेंस क्या वो भी फिक्स हो जाना चाहिए? बिल्कुल सही है, इस मेटल के ब्लॉक का रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाना चाहिए। तो मुझे बताइए, दिस मेटल का ब्लॉक, दिस मेटल के ब्लॉक का रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। दिस मेटल ब्लॉक है कैन हैव सिंगल रेजिस्टेंस या मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस? मेक श्योर दिस सिंगल मेटल ब्लॉक कैन स्टिल हैव मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। यस यस, यही सीखना है बाबू आपको। यस, ये जो सिंगल मेटल का ब्लॉक है बच्चों, इसका भी बहुत सारे अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती है। बोले कैसे? मैं आपको बताता हूं अंदर की बात क्या है, सुने आप आराम से। बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला तो सबको याद हो ही जाता है, ये रहा फॉर्मूला, सबको रटा पड़ा है फॉर्मूला, इसमें मैं क्या ही बता दूंगा। यस, लेकिन आपको रो, एल और ए का सही मीनिंग पता होना चाहिए। सही मीनिंग बोलना चाहूंगा, इधर देखिए, इधर देखिए। अभी जब हम कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल रहे थे बेटे, आपको याद है मैंने ऐसा फोटो बनाया था? यस, तो नोटिस करें, जिन पॉइंट्स पे हम स्टडी करते हैं, जिन पॉइंट्स पे हम बैटरी लगाते हैं, उनको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलेंगे इनको? टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। तो आप जो बोलते हैं ना फॉर्मूला रो एल बाय है, इसमें एल वास्तव में क्या है ना, इसमें एल वास्तव में है टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। यस, एल क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। एल जो है वो आपके कंडक्टर मटेरियल के, एल जो है वो आपके कंडक्टर का छोटा डायमेंशन, बड़ा डायमेंशन, छोटा लेंथ, बड़ा लेंथ नहीं होता है। मुझे तुम्हारे लेंथ में से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे कंडक्टर के डायमेंशन में सिर्फ क्या देखना है, मैं हमेशा पहली नजर किस पे डालूंगा? टर्मिनल पॉइंट्स पे। बेटे, पहली नजर में किस पे डालूंगा? टर्मिनल पॉइंट्स पे। तो तेरे फॉर्मूला में जो एल है ना, वो वास्तव में क्या है? दोनों टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है, ये एल का रोल करेगा। और मुझे इस बात पे बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ये तेरे कंडक्टर का छोटा डायमेंशन है कि बड़ा डायमेंशन, मैं इस बात पे देखूंगा नहीं। मेरी नजर किस पे जाएगी कि तेने टर्मिनल पॉइंट कहां लिए हैं, तू स्टडी कहां कर रहा है, उनका सेपरेशन क्या हो जाएगा? दैट विल बी द एल। ए क्या होगा? जहां आपने तार लगाया है उस तार का जो परपेंडिकुलर एरिया होगा क्या हो जाएगा? ए का रोल करेगा। सुन लिया आपने? आइए, तो इसका मतलब ये लेंथ जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ का सही नाम क्या होना चाहिए? इस लेंथ का सही नाम क्या होना चाहिए? तो गलत नाम है बेसिकली, किताब में लेंथ लिखा, मैं लेंथ बोल दिया, ये गलत नाम है। सही नाम क्या होना चाहिए? इज इट सेपरेशन बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स? बोलो बच्चा, इज इट सेपरेशन बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। एल का मतलब ये तुम्हारे कंडक्टर की छोटी लेंथ और बड़ी लेंथ नहीं, ये सब बकवास है। एल का मतलब क्या हो गया?
वट एवर टर्मिनल पॉइंट्स यू आर यूजिंग, जहां पे तेरे को स्टडी करना है, उन दोनों पॉइंट का जो सेपरेशन होगा बेटे वो किसका रोल करेगा? एल का रोल करेगा। मैं समझाता हूं, सुने 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 सुने, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए वो कंडक्टर है, ये मान लीजिए कोई कॉपर का टुकड़ा है, मैंने आप बच्चों को दे दिया, बोले यार इसका रेजिस्टेंस निकालो, बोले यार इसका रेजिस्टेंस निकालो। अब पता है अलग अलग बच्चे इसका रेजिस्टेंस अलग अलग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मैंने बताया नहीं था कि रेजिस्टेंस किन पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट, उसने तार यहां लगा दिए, नोटिस करें, एक बच्चे ने तार यहां लगा दिए, नोटिस करें, दिख रहा है मेरी फिंगर्स दिख रही है? यस। एक बच्चे ने तार यहां लगा दिए, तो बोलो तार यहां लगा दिए, उसने तार यहां और यहां लगा दी, यहां और यहां, तो बोलो उसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा? क्या ये लेंथ हो जाएगा? ये लेंथ हो जाएगा। और उसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया, तार यहां लगा था ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। वो अपना रो एल बाई गिन के मेरे को बता देगा, बोले हाँ सर ये आंसर आ रहा है। कोई दूसरा बच्चा था, उसने तार यहां लगा दिया, देख रहे हैं आप लोग, तार यहां लगा दिया, देख रहे हैं यहां पे तार यहां लगा दिया भाई साहब, तो अब एल क्या होगा? ये होगा। जहां पे आप तार लगाओगे, जो तेरे टर्मिनल पॉइंट होंगे ना, ये देख, जो तेरे टर्मिनल पॉइंट होंगे उनके बीच का जो लेंथ है ना भाई साहब, ये एल का रोल करेगा। तो अब एल ही हो जाएगा, और एल ही हो जाएगा। और एरिया, एरिया क्या ये होना पड़ेगा? इस बार एरिया ये होना पड़ेगा। कोई तीसरा बचा था, उसने तार यहां लगा दिया, भीड़ में कलाकारों की कमी नहीं है, भीड़ में कलाकारों की कमी नहीं है, ठीक है? और बच्चों में तो तरह तरह के कलाकार छुपे होते हैं। तो मान लीजिए तार आपने यहां लगा दिया भाई साहब, तार अगर आपने यहां लगा दिया, देखो देखो तार यहां लगा दिया, दिख रहा है सब लोगों को? मेरी फिंगर्स को तार मान लीजिए, तो बेटे तेरे टर्मिनल पॉइंट ये हो गए, तेरे टर्मिनल पॉइंट ये हो गए भाई। तो बोल बोल अब एल क्या होगा? एल शायद ये लेंथ एल का रोल करेगा, ये लेंथ एल का रोल करेगा, और ये वाला पूरा लेंथ किसका रोल करेगा? एरिया का रोल करेगा। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड, बात समझ में आ गई है? तो इसका मतलब क्या हो गया? जब तक मैं टर्मिनल पॉइंट फाइनल नहीं करूंगा तब तक एल और ए फाइनल नहीं होगा। तो बताओ 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 बताओ, इस एक ही मेटल के ब्लॉक में बच्चों, इस एक ही मेटल के ब्लॉक में यहां तार लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा, यहां तार लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा, और यहां तार लगाएंगे, यहां तार यहां और यहां लगाएंगे तो आंसर अलग आएगा। क्योंकि अलग अलग टर्मिनल पॉइंट लेने पर ऑब्वियसली आपका लेंथ अलग अलग होगा, ऑब्वियसली आपका एरिया अलग अलग होगा। तो बोलिए बोलिए, रेजिस्टेंस सेम आएगी, अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुनते जाए कौशल बाबू, सुनते जाए, जो बोल रहा हूं सुनते जाए। चलिए इन सब बातों को लेके, इन बातों को दिखाने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, तब आप अच्छा समझ पाएंगे। प्लीज सुने, जेई का क्वेश्चन था बेटे, मेटल ब्लॉक, मेटल प्लेट या मेटल ब्लॉक। ध्यान दीजिए, उन्होंने एक डायग्राम हमें दिया था एग्जाम में, डायग्राम कुछ इस तरह से था कि पहला डायग्राम, सेम मेटल का प्लेट लिया उसने दूसरे डायग्राम में, आराम से देखिए क्या बताने की कोशिश की है। यस, डायग्राम देखिए बच्चों, यस, ये जेई में आया क्वेश्चन है। नोटिस करें कि, यस नोटिस करें, दोनों फोटो के अंदर सेम मेटल का प्लेट है, जो मेटल का प्लेट यहां है वही मेटल का प्लेट यहां पर है, और दोनों में बैटरी भी वही वही है, मगर आप देख रहे हैं शायद कनेक्शन का स्टाइल अलग है, कनेक्शन का स्टाइल दोनों जगह अलग अलग है। कनेक्शन का स्टाइल अगर अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या दोनों जगह टर्मिनल पॉइंट सेम है कि अलग अलग है? दोनों जगह टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है। यस, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है। इस केस में ये टर्मिनल पॉइंट है और इस केस में ये टर्मिनल पॉइंट है। अब मुझे कहा गया एग्जाम में कैसे चालाकी सवाल मारते हैं, एग्जामिनर बोल रहा है कि यहां पर इस प्लेट का रेजिस्टेंस R1 है और यहां पर इस प्लेट का रेजिस्टेंस R2 है। बोल रहा है कंपेयर करिए R1 R2 में कौन कम या कौन ज्यादा है। अब यहां पे जो बुरा विचार बच्चों के मन में आ सकता है वो ये आ सकता है, खुद ही तो बोल रहा है कि वही प्लेट है वही प्लेट है, बोल रहा है वही प्लेट है वही प्लेट है, तो ऐसा गलतफहमी हो सकता है कि यार प्लेट वही है तो रेजिस्टेंस तो वही होना चाहिए। लेकिन लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया है, सेम मेटल ब्लॉक कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर अप्लाइंग बैटरी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर योर टर्मिनल पॉइंट। हाँ मुझे दिख रहा है दोनों फोटो में प्लेट वही वही है, मगर दोनों फोटो में टर्मिनल पॉइंट वही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो सारा खेल तो टर्मिनल पॉइंट के हाथ में है, सारा खेल तो टर्मिनल पॉइंट के हाथ में है। आइए मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं क्या रहा। बच्चों टर्मिनल पॉइंट दिख रहे हैं, बोलिए इस डायग्राम में क्या ये वैल्यू एल का रोल करेगा? यस, ये वैल्यू एल का रोल करेगा। और ये इतना सारा क्या होने वाला है? एरिया होने वाला है। इधर आइए, इस डायग्राम में शायद एल का रोल ये करेगा और इस डायग्राम में एरिया का रोल शायद ये करने वाला है। कॉमन सेंस की बात है, अभी मैंने बता दिया आप लोगों को, अभी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, अगर आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में एल, इस वाले डायग्राम में एल बहुत छोटा सा बन रहा है ना, चिन्ना सा बन रहा है, तो एल छोटा सा बन रहा है कि बड़ा सा बन रहा है, ये सुन के आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।
आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि यार ये तो मेरे कंडक्टर की छोटी डायमेंशन है, बड़ी डायमेंशन है, फालतू की बात है। आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? टर्मिनल पॉइंट पे होनी चाहिए। टर्मिनल पॉइंट का जो सेपरेशन होगा वो एल का रोल करेगा। बच्चे ये एल हो गया, वो हो गया ए, इस केस में एल ही हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, अब आइए। यस, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आप नोटिस करें। यस, पहले डायग्राम का एल बाय ए, पहले डायग्राम का एल बाय ए और दूसरे डायग्राम का एल बाय ए। ठीक है, पहले डायग्राम का एल बाय ए, दूसरे का एल बाय ए। मेरे पास डायमेंशन तो नहीं है, मेरे पास डायमेंशन तो नहीं है, कॉमन सेंस तो है ना, डायमेंशन तो नहीं है, कॉमन सेंस तो है ना, कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आइए बच्चों, पहले डायग्राम में एल एकदम चिन्ना सा है, छोटा सा, और ए ज्यादा है, तो यहां पर एल बाय ए डायग्राम 1 में कम आने वाला है, कॉमन सेंस। अब मैं दोनों साइड पे रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम चीज से मल्टीप्लाई करने में तो ऑब्जेक्शन नहीं होता। दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रो का, ये हो जाएगा। तो जरा देखिए, कॉमन सेंस से पहले डायग्राम का एल बाय कम था, दोनों जगह रो से मल्टीप्लाई कर दिया, वो कर दिया तो कर दिया बॉस, ये क्या बन गया? मजाक मजाक में पता लग रहा है R1 लेस देन R2, R1 लेस देन R2, यानी क्या समझ में आप लोगों को? यस, सेम प्लेट, सेम प्लेट डायग्राम 1 में कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है और वही प्लेट डायग्राम 2 में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो क्या सीखा आप लोगों ने? अरे यार, वही प्लेट है, दोनों फोटो में वही प्लेट है, उसके बाद भी रेजिस्टेंस वही की अलग अलग, अलग अलग। किस चीज का फर्क है? प्लेट का फर्क है कि टर्मिनल पॉइंट्स का फर्क है? टर्मिनल पॉइंट्स का फर्क है। टर्मिनल पॉइंट के हिसाब से रेजिस्टेंस तय होगा। एक ही प्लेट में अगर अलग अलग जगह स्टडी करेंगे, एक ही प्लेट में अगर अलग अलग जगह तार लगा देंगे, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या आने वाला है? अलग अलग आने वाला है। बोलो बच्चा, समझ में आया? ओके, ध्यान दीजिए, अभी आपने सवाल कर दिया, ठीक है, आंसर भी आ गया। नोटिस करें, अनुराग बाबू अभी पढ़ने में ध्यान दें, अनुराग बाबू अभी पढ़ने में ध्यान दें, दुनिया भर के फालतू क्वेश्चन न पूछें, ज्ञान की बातें बाद में की जाएगी। अनुराग भाई साहब पढ़ने में ध्यान दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। ओमकार, दीपिका, ईशा, शुभांगी, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, पता लग रहा है ना? तो यहां से मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा, स्टेटमेंट सुनिए। स्टेटमेंट बोलता हूं, ट्रू फॉल्स बोलिए। यस, अगर मैंने कहा सिंगल मेटल प्लेट कैन हैव सिंगल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, गलत। सिंगल मेटल प्लेट कैन हैव मेनी डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन बैटरी कहां लगा रहे हैं, तार कहां लगा रहे हैं, व्हाट आर योर टर्मिनल पॉइंट्स। क्लियर है? वेरी गुड। अभी आप लोग आंसर ले आए, कौन सा फॉर्मूला से आंसर लाए? ट्रेडिशनल फॉर्मूला, रो एल बाय, ये हो जाएगा। क्या आपने नोटिस किया, आखिर दोनों प्लेटें एक ही तो है ना बच्चों? दोनों प्लेटें अगर एक ही है तो आई थिंक वॉल्यूम वाला अप्रोच सस्ता बैठेगा यहाँ पे। दोनों प्लेटें वही प्लेट हैं तो क्या वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना? अरे यार एक बार बताओ, जैसे डब्बा है, यार ये डब्बा है, ये डब्बा को मैं यूं पकड़ूं कि यूं पकड़ूं कि यूं पकड़ूं, कैसे ही पकड़ लूं, अगर ये डब्बा वही वही तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा बॉस। डब्बा पे तार यहां लगा कि यहां लगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो मुझे लगता है दोनों प्लेटों का वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम वाला अप्रोच ले लें। सवाल करने का दूसरा अप्रोच, ये पहला अप्रोच था, दूसरे सवाल करने का दूसरा अप्रोच। बच्चे, आर का फॉर्मूला वॉल्यूम में क्या था? रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। और भाई साहब, दोनों केस में वॉल्यूम तो सेम है, दोनों केस में वॉल्यूम तो सेम है, और रो भी सेम है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक ही प्लेट हैं। तो रो यानी कि मेटल पे डिपेंड करता था। बोलो बे, दोनों प्लेटों का रो यानी कि मेटल, पिताजी, पिताजी, दोनों प्लेटों में पिताजी। बोलो, अलग है कि सेम है? सेम है, तो रो भी कट गया, एल स्क्वायर। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, कॉमन सेंस से मुझे दिख रहा है, सोल्व भी नहीं करना है। देखो देखो, पहले केस में एल एकदम चिन्ना सा है और दूसरे केस में एल ज्यादा है, तो जिस केस में एल कम है उस केस में रेजिस्टेंस कम है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है L1 लेस देन L2 है बेटा, तो R1 लेस देन R2 होगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग दोनों अप्रोच से कर सकते हैं। बताओ भाई लोग, कौन सा अप्रोच ज्यादा इजी पड़ने वाला है? मुझे लगता है वॉल्यूम वाला अप्रोच ज्यादा इजी है। वेरी गुड, वॉल्यूम वाला अप्रोच ज्यादा इजी है ना? कुछ भी नहीं सोचना, फोटो देख के आंसर दे सकते हैं। क्या आना चाहिए विचार? दोनों में वॉल्यूम सेम है, सही बात है। इस केस में एल छोटा सा है, इस केस में एल ज्यादा है। जिस केस में एल कम वहां पे रेजिस्टेंस कम, जिस केस में एल ज्यादा वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लीजिए, दोनों अप्रोच में जो ठीक लगे उससे कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अपने नीट में क्वेश्चन था कि
two metal plates, square shape, same metal, same thickness, same metal और same thickness, ठीक है। कंपेयर their resistance, यस ये हमें कहा गया एग्जाम में। क्या बोला गया हम लोगों से? यस हमसे बोला गया है कि वेरी गुड वेरी गुड, हमसे बोला गया है कि दो मेटल की प्लेट है बच्चे, दोनों स्क्वायर शेप हैं और दोनों का फोटो, एग्जाम में फोटो भी दिया गया था। एग्जाम में फोटो इस तरह से था बेटे, प्लीज ध्यान दें, एग्जाम में फोटो दिया हुआ था, ये फोटो मैंने नहीं बनाया है, एग्जाम में फोटो दिया हुआ है। यस दिस वाज गिवन ए एंड दिस वाज गिवन 2A। अब सुनते जाएं। यस तीन समझिए बच्चों, दो मेटल की प्लेट्स हैं, दोनों के तारवार कनेक्शन वनेक्शन सब दिखा रखे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये प्लेट भी सामने से स्क्वायर शेप की है जिसकी साइड कितनी है A, ये प्लेट भी सामने से स्क्वायर शेप की जिसकी साइड कितनी है 2A। साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लेट बड़ी है और वो प्लेट छोटी है, ठीक है। और हमसे बोला गया कि इस प्लेट का रेजिस्टेंस है R1 और इस प्लेट का रेजिस्टेंस है R2। मुझसे बोला गया कि बताइए कौन सी प्लेट का रेजिस्टेंस कम ज्यादा है। अब यहां पे गलतफहमी ये हो सकती है, गलतफहमी ये आ सकती है, साफ साफ दिख रहा है प्लेट बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है प्लेट छोटी है, तो बच्चों का माइंडसेट ये हो सकता है कि बड़ी चीज है तो यार रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। मुझे आपसे कहना है कि मेटल्स के मामले में, कंडक्टर के मामले में, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट सेम प्लेट सब बकवास, बड़ा प्लेट छोटा प्लेट सेम प्लेट सब बकवास। काम की बात, टर्मिनल पॉइंट पकड़, हिसाब किताब बना के देख, बड़ी प्लेट का रेजिस्टेंस ज्यादा भी आ सकता है, बड़ी प्लेट का रेजिस्टेंस कम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है वैसा। तो दिमाग से बात हटाइए कि बड़ी प्लेट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नहीं, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट सेम प्लेट सब बकवास, बना के देखना पड़ेगा। और बनाने के लिए हमें सही क्या करना पड़ेगा? रो एल बाय अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं रो एल बाय अप्लाई करूंगा तो मुझे बताइए, जब मैं रो एल बाय अप्लाई करूंगा क्या मुझे टर्मिनल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? और टर्मिनल पॉइंट दिख रहे हैं? क्या टर्मिनल पॉइंट दिख रहे हैं नालायकों को? बोलिए बच्चों, टर्मिनल पॉइंट दिख रहे हैं तो ऐसा करते हैं ना, क्या वैल्यूज तय की जाए? इस वाले फोटो में आइए, मुझे लगता है एल तो कितना हो जाएगा बेटे? ए। अच्छा एक बात और देखिए, आप लोगों ने नोटिस करें प्लीज, क्या बोला उसने? स्क्वायर प्लेट है, मेटल सेम है, मेटल सेम है तो बोलो इसका रो, मेटल सेम है बोल के क्या कह दिया? क्या बोल रहे हैं? दोनों के पिताजी सेम है। रो कुछ याद है? कुछ याद है आप लोगों को? यस मेटल सेम होने का मतलब क्या हो गया? क्या दोनों के पिताजी सेम है, यानी कि रो 1 रो 2 या रो सेम है? रो सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है। तो अगर इसकी थिकनेस को मैं टी पकड़ता हूं, इसकी थिकनेस भी क्या आ जाएगी? टी आ जाएगी। नोटिस करिए इस वाले केस में आई थिंक लेंथ हो जाएगी ए और क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। इस वाले केस में लेंथ हो जाएगी 2A और बच्चे क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा। मानते हो आप लोग? चलिए काम शुरू करते हैं। आइए R1 पहली प्लेट का रेजिस्टेंस लिखने जा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, रो एल बाय, आओ बच्चा लिखवाओ, रो एल की वैल्यू बोलो ए, एरिया ये वाला एरिया चाहिए होगा। क्या ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चे क्या हो जाएगा? ये ए इंटू टी। तसल्ली से देखो, हाइट तो ए है और थिकनेस कितनी है? टी है, तो बोलो बच्चा कितना हो जाएगा? ए इंटू टी। देखो ए से ए कट जाएगा, क्या बच रहा है? इज इट रो टी? डायग्राम 2 पे आइए, इस पे R2 लिखना है, क्या हो जाएगा? रो, जी हाँ रो, एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2A। और ये जो एरिया है भाई साहब 2A इंटू टी, अगेन यू कैन चेक रो बाई टी। ये क्या हो गया बॉस? ये क्या हो गया बॉस? दोनों प्लेटें छोटी बड़ी है भाई साहब, दोनों प्लेटें छोटी बड़ी है भाई साहब, उसके बाद भी दोनों का रेजिस्टेंस R1 बराबर R2, R1 बराबर R2। कुछ समझे बाबू? वेरी गुड, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। चांस वाली बात है। देखो क्या मैसेज निकल के आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है एक प्लेट बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है एक प्लेट छोटी है, उसके बाद भी रेजिस्टेंस कैसा आ गया? सेम आ गया। पिछले सवाल में देखा आप लोगों ने? पिछले सवाल में ये देखो, पिछले सवाल में साफ साफ दिख रहा है दोनों प्लेटें समान है, दोनों प्लेटें छोटी बड़ी की सेम है। दोनों प्लेटें सेम थी, पीवी रेजिस्टेंस अलग अलग आ गया। दोनों प्लेटें सेम थी, पीवी रेजिस्टेंस अलग अलग आ गया। और इस सवाल में दोनों प्लेटें छोटी बड़ी हैं, पीवी रेजिस्टेंस क्या आ गया?
सेम आ गया। इसका मतलब क्या सीख रहे हैं आप लोग आज के बाद छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, सेम प्लेट, सब बकवास। काम की बात, टर्मिनल पॉइंट ढूंढ ले भाई, टर्मिनल पॉइंट ढूंढ ले, सही एल पकड़ ले, सही एरिया पकड़ ले, फॉर्मूला लगा दे, जो भी आना होगा आ जाएगा। किसी का भी रेजिस्टेंस किसी से भी कम या ज्यादा या बराबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन हमने नीट में था बच्चों। क्लियर है सबको? चलिए, अब तो आप समझदार हो गए हैं, तो थोड़ी सी बातें और कर ली जाए। अच्छा बताइए, मैं चाहकर भी इसमें वॉल्यूम वाला अप्रोच नहीं लगा सकता। तुम्हें याद है पिछले वाले सवाल में वॉल्यूम वाला अप्रोच लगा दिया था? देखो पिछले वाले सवाल में रो एल बाय से भी किया, वॉल्यूम वाला अप्रोच भी लग गया था, क्योंकि दोनों चीजों का वॉल्यूम सेम था, तो वहां वॉल्यूम वाला अप्रोच लग गया। इस वाले केस में मैं चाहकर भी वॉल्यूम वाला अप्रोच नहीं लगा सकता, कारण दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है, तो यहां पर तो अपने को ट्रेडिशनल अप्रोच से चलना पड़ेगा। यहां वॉल्यूम वाला अप्रोच मैं चाहकर भी अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर है? क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन, मेटल ब्लॉक। बेटे मेटल ब्लॉक है, डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। आइए फोटो बना के समझाता हूं। ये मेटल का ब्लॉक, ये तरह मेटल का ब्लॉक हो गया। ठीक है, मेटल का ब्लॉक हो गया, डायमेंशन दे रखे हैं 1 100। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर डायमेंशन वाकई में 1 100 है, तो भाई साहब मुझे लग रहा है ये 100 ही हो रहा होगा। मुझे लग रहा है डेफिनेटली 1 ही हो रहा होगा, और ये भी डेफिनेटली 1 हो रहा होगा। बोलो बच्चा, मानते हो आप लोग? तीन डायमेंशन क्या है आपकी? 1 100, ये है ना तीनों डायमेंशन। अब तीनों डायमेंशन मैंने आपको दिखा दी है। क्या आप देख रहे हैं मेरे पास जो ये मेटल का ब्लॉक है बच्चों, ये क्यूबॉइड शेप का है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड शेप का है। क्या आप देख रहे हैं इसमें, इसमें जो फेसेस हैं, दो आमने सामने के फेस स्क्वायर शेप के हो गए, और बाकी 4 फेस क्या हो गए हैं? रेक्टेंगुलर शेप के हो गए हैं। अक्सर हमसे क्या मांग सकता है ना, रेक्टेंगुलर फेसेस के ऊपर आपसे आंसर मांग सकता है, स्क्वायर फेसेस पे आपसे आंसर मांग सकता है। नोटिस करिए, इसमें 2-3 सवाल बन सकते हैं। 2-3 सवाल क्या? पहला सवाल मुझे कहा जा रहा है कि आर स्क्वायर, क्या बोल रहा है मुझसे? मुझसे बोलेगा स्क्वायर फेसेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताइए। बच्चों क्या बोल रहा है? स्क्वायर फेसेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताइए। आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस जानने के लिए मुझे टर्मिनल पॉइंट जानना पड़ेगा। अब टर्मिनल पॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से तार एक्सटेंड करके बता देते हैं। या तो हम वहां पे तार से बता देंगे, या फिर हम लोग भाषा में बोल देंगे। मैंने क्या बोला? स्क्वायर फेसेस पे आंसर चाहिए। कुछ समझे बाबू? बाबू लोग, स्क्वायर फेस कौन से? ये वाले, यानी आंसर कहां मांग रहे हैं? इन दो फेसेस मांग रहे हैं। आंसर कहां मांग रहे हैं? इन दोनों फेसेस पे मांग रहे हैं। अब आइए, क्योंकि आंसर इन दोनों फेसेस पे मांग रहे हैं, तो अब आ जाइए। यस, हाँ जी, इन दोनों फेसेस पे रो की वैल्यू तो क्या होगी? रो। हाँ जी, लेंथ कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। और भाई साहब एरिया मानते हो? ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस अक्रॉस द स्क्वायर फेसेस। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस अक्रॉस द स्क्वायर फेसेस। दूसरा ये मुझे कह रहा है कि रेक्टेंगुलर, यस मुझे कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फेसेस के ऊपर रेजिस्टेंस चाहिए। रेक्टेंगुलर फेस के बेटे 2 सेट हो गए हैं, ये भी रेक्टेंगुलर फेस है और ये आगे पीछे वाला भी रेक्टेंगुलर फेस है। मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं। बोलो बच्चा, क्या मैं रेक्टेंगुलर फेसेस के ऊपर आंसर ला सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। रेक्टेंगुलर फेस पे क्या क्या आ जाएगा? बोलिए। रो। इस बार एल की वैल्यू कितनी होगी? यस यस यस, इस बार एल की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। नोटिस करिए, एल क्या था? वो तेरे ब्लॉक का छोटा डायमेंशन, बड़ा डायमेंशन नहीं होता है। वो क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन। बोल बच्चा, टर्मिनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन अभी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया है, अपॉन एरिया। क्या एरिया के नाम पे तुझे ऊपर का एरिया लेना पड़ेगा पूरा? और भाई साहब ये एरिया कितना हो रहा है? 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। बोलो बच्चे, लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अगर मैं आज आपको रो का वैल्यू पकड़ा दूं, तो क्या गुणा भाग करके आप मुझे आंसर ला के दे सकते हैं? यस, आप सेम ब्लॉक में स्क्वायर फेसेस के अक्रॉस आंसर ला सकते हैं, उसी ब्लॉक में रेक्टेंगुलर फेसेस के अक्रॉस भी आप मुझे आंसर ला सकते हैं। क्या मुझे एक बात बताएंगे, ये दोनों रेशियो सेम आएंगे कि नॉट सेम? बोलो बाबू, बोलो बाबू, दोनों आंसर सेम आएंगे कि नॉट सेम? नॉट सेम। अरे क्या एक ही ब्लॉक का आंसर अलग अलग आ सकता है? आ सकता है। डिपेंडिंग ऑन टर्मिनल पॉइंट एक ही मेटल ब्लॉक का आंसर अलग अलग भी आ सकता है। जो भी आना होगा आ जाएगा। अगर आज मैं आपसे कहूं कि मुझे इनका रेशियो निकालना है, इस तरह से काम को कर सकते हैं ना हम लोग? काम कर सकते हैं। क्या मुझे बताएंगे कौन ज्यादा आएगा?
हाँ मीटर में करना पड़ेगा आशुतोष, जब काम करेंगे तो मीटर में एडजस्ट करना पड़ेगा सबको। अभी सेंटीमीटर लिखा है ना, अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। आइए क्या लगता है दोनों का रीजन सेम कि नॉट सेम? नॉट सेम। क्या मुझे कॉमन सेंस से बता सकते हैं कौन ज्यादा आएगा? यस कॉमन सेंस से। कैसे? आइए पहली बात देखिए, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम, दोनों केस में वॉल्यूम तो सेम ही है। वॉल्यूम सेम है तो मैं किससे बात कर रहा हूं? रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो बोलिए क्या प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर? तो बोलिए लेंथ किस मामले में ज्यादा है? लेंथ किस मामले में ज्यादा है? रेक्टेंगुलर फेस पे कि स्क्वायर फेस पे? बोलो बे, बोलो बे, लेंथ किस मामले में ज्यादा है? रेक्टेंगुलर फेस पे लेंथ ज्यादा है कि स्क्वायर फेस पे? स्क्वायर फेस पे लेंथ ज्यादा है। तो लेंथ स्क्वायर फेस इज मोर देन लेंथ रेक्टेंगुलर फेस। तो बोलो बे, क्या मैं कह दूं? बोलो भाई लोग, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा आने वाला है? स्क्वायर फेस का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया नालायकों को? सभी नालायकों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला सवाल देखिए। अब तो आप समझदार हो गए, जरा एक सवाल बताइए मेरे को, ध्यान दीजिए। ये कोई मेटल का ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक, इधर देखिए। बच्चों मेटल का ब्लॉक है, 3 सेट ले रहा हूं। ये देखिए, ये हो गया एक्स और वाई, ये हो गया पी और क्यू, पी और क्यू हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मान लीजिए ए और बी। बोलो बच्चे, क्या डायग्राम समझ में आ रहा है? यस, आप देख रहे हैं डायग्राम समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, नोटिस करें कि आराम से देखिए। मुझे लगता है हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है बच्चे। मेटल के ब्लॉक में मैंने आपको देख रहे हैं, यस, मेटल के ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 सेट ले लिए। 3 सेट कौन कौन से? टर्मिनल पॉइंट के 3 सेट ले लिए। एक सेट हो गया एक्स वाई, एक हो जाएगा पी क्यू और एक हो जाएगा ए बी। क्या आप देख रहे हैं? मुझे पूछ रहे हैं कि तीनों में रेशन कैसा आएगा? पहली बात तो बताइए, सेम कि नॉट सेम? नॉट सेम। सिंगल मेटल ब्लॉक का आंसर अलग अलग आ सकता है, तीनों में आंसर अलग अलग आएगा। अब अलग तो आएगा, मुझे जानना है कि कौन सा है और कौन सा कम ज्यादा आएगा। क्या आप जानते हैं तीनों केस में वॉल्यूम तो सेम रहेगा? भाई साहब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो बोलो क्या चलेगा? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। क्या आप देख रहे हैं किस मामले में एल सबसे ज्यादा है? बोलो बे, एक्स वाई पर, पी क्यू पर या ए बी पर? आराम से देख लीजिए, लेंथ ए बी के मामले में सबसे ज्यादा है। उससे कम किस में है बेटे? लेंथ एक्स वाई में। उससे कम किस में है? लेंथ शायद पी क्यू में। और एल का मतलब तुम्हारा बड़ा डायमेंशन छोटा डायमेंशन नहीं है। एल का मतलब क्या है बेटे? एल का मतलब है सेपरेशन बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स। तो मुझे लगता है जो लेंथ का क्रम है, जो लेंथ का सीक्वेंस है, क्या वही आर का सीक्वेंस हो जाएगा? यस। तो मुझे लगता है आर ए बी, आर एक्स वाई और आर पी क्यू। बोलो समझ में आता है? वेरी गुड। तो ये था मेटल ब्लॉक्स को मैनेज करने के बारे में। 3-4 सवाल हम लोगों ने कर लिए मेटल ब्लॉक्स के, सब बनने चाहिए आपसे, सब बनने चाहिए। चलिए, ये आप बन जाएंगे। और शायद आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि मुझे लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच की बजाय शायद वॉल्यूम वाला अप्रोच और सस्ता पड़ेगा। वॉल्यूम वाला अप्रोच और आसान पड़ता है। अगर हमें वॉल्यूम वाला अप्रोच लग जाए ना, तो मुझे लगता है हमें वॉल्यूम वाला अप्रोच लेना चाहिए, उससे और जल्दी आंसर आपको आ जाएगा। हम्म मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम वाला अप्रोच काफी इजी पड़ता है। तो पता है, कोई कोई सवाल में तो आप खुद समझ जाएंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कोई सवाल में वॉल्यूम कांस्टेंट भी होगा ना, तो हम उसको आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड वर्ड्स हम यूज करेंगे, उससे आप समझना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। बोले कौन से स्टैंडर्ड वर्ड? मैंने जैसे कभी बोला, किसी वायर को स्ट्रेच किया, सोचो अगर वायर को स्ट्रेच करूंगा तो वायर का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन साथ में तार पतला भी तो हो जाएगा, तो स्ट्रेच करने पे वॉल्यूम सेम रहेगा। मैंने किसी मेटल के ब्लॉक को थोड़ा कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम सेम रहेगा। मैंने मेटल को पिघलाकर मेल्ट करके दूसरा शेप बना दिया, तो जब तक पूरा मटेरियल हमारे साथ है, बोलो बोलो, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो ध्यान रखना, आज के बाद स्ट्रेचिंग,
मेल्टिंग, बेंडिंग, कंप्रेसिंग, मोल्डिंग, इस तरह के जब भी शब्द आ जाएंगे तो आप तुरंत समझ जाना कि मामला क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट का रहेगा। मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, क्या रहा बेटे? यस, स्ट्रेचिंग, मेल्टिंग, कंप्रेसिंग, बेंडिंग, जब भी इस तरह के शब्द आ जाए तो आप क्या समझना, वॉल्यूम कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा भाई तो बोलो बोलो, आर प्रोपोर्शनल टू क्या लेना है, एल नहीं होगा, एल स्क्वायर होगा। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a² होगा और आर प्रोपोर्शनल टू 1/4 रहेगा। ये तय हो गया है। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस पे सवाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, अपने नीट का क्वेश्चन था कि बाय stretching a wire, its length increased by 10%. Find percentage change in resistance. फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। आइए विचार शुरू करते हैं। क्या सवाल हो गया बेटे? ये मैं बोल रहा हूं कि एक वायर को स्ट्रेच करके, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर लेंथ इंक्रीज बाय 10%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। जरा देखिए क्या होने वाला है। यस, पहली बात स्ट्रेचिंग, कुछ शब्द नोटिस किया आपने? बाबू कुछ शब्द नोटिस किया आपने? स्ट्रेचिंग, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? यस। तो पहली बात तो लेंथ को आपने 10% बढ़ा दिया। बच्चे लेंथ को 10% बढ़ा दिया। मान लीजिए लेंथ पहले एल था, अब क्या हो गया, 10% बढ़ा दिया, यानी 0.1 L बढ़ा दिया, तो कुल मिला के आपका नया लेंथ कितना हो गया है? 1.1 L। कितना हो गया बेटे? 1.1 L ही आपका नया लेंथ हो गया है। नई वैल्यू को मैं डैश लगा के लिख रहा हूं, ठीक है? पुराना लेंथ आपका L था, 10% बढ़ा दिया, नया लेंथ कितना हो गया? 1.L बन गया। अब समझिए आप ये कैसे हुआ है, बाय स्ट्रेचिंग। तो मैं समझ गया तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तेरा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो बोलिए किससे बात करूं मैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल या एल स्क्वायर? एल स्क्वायर से बात करना पड़ेगा। एल स्क्वायर से बात करेंगे तो समझिए, यस, नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर इंटू आर टाइम। जो लेंथ में हुआ है वो रेजिस्टेंस में नहीं होगा। लेंथ में हुआ 1.1 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस में 1.1 का स्क्वायर टाइम होगा। तो आपका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? 1.21 आर। ये आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। हमने पूछा है परसेंटेज चेंज। बेटे परसेंटेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। करके देख लीजिए। बोलिए आंसर कितना हो जाएगा? 21%। 21%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंक्रीज बाय 21%, वेरी गुड। कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सवाल में इशारा कैसे है? स्ट्रेचिंग देखते मैं समझ गया कि मामला किसका है, वॉल्यूम वाला मामला। मैंने तुरंत आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर पकड़ा और आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, वेरी गुड। और देखिए अगला सवाल देखिए, बाय स्ट्रेचिंग इफ लेंथ को मान लीजिए 50% बढ़ा दिया। बच्चों लेंथ 50% बढ़ा दिया, तो पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस में क्या होगा। ठीक है, पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस में क्या होगा। आइए अगला सवाल पकड़ लिया हम लोगों ने। बाय स्ट्रेचिंग इफ लेंथ 50% बढ़ा दिया। चलो काम शुरू करें। आओ बच्चा बोलो, लेंथ कितना था? एल था पहले, 50% बढ़ा दिया यानी 0.5 L। नया लेंथ कितना हो गया? क्या 1.5 L हो गया है? नया लेंथ कितना हो गया भाई साहब? 1.5 L हो गया। नया लेंथ हो गया 1.5 गुना। ठीक है, और बाय स्ट्रेचिंग भाई साहब बाय स्ट्रेचिंग, तो बोलो वॉल्यूम कांस्टेंट किससे बात करना है? एल या एल स्क्वायर? एल स्क्वायर से बात करना है। एल स्क्वायर से बात करना है तो अब क्या करें? एल स्क्वायर से बात करना। नया रेजिस्टेंस कितना होगा बॉस? 1.5 टाइम्स नहीं होगा, उसका स्क्वायर टाइम्स। लेंथ हुआ है 1.5 टाइम्स, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस वो कितना होगा? 1.5 का स्क्वायर टाइम। ये कितना हो गया आपका? 2.25 आर। कितना हो गया बेटे? 2.25 आर। नया रेजिस्टेंस पूछता तो क्या हो जाता? 2.25 आर हो जाता। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि परसेंटेज चेंज बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश। परसेंटेज चेंज यहां लिखता हूं। परसेंटेज चेंज यहां लिख रहा हूं, समझ ना। क्या लिखोगे बेटा? 2.25 आर माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। बोलो क्या एकदम चकाचक आंसर है? 125%। कितना आंसर आ रहा है? 125%। ठीक है, कर सकते हैं।
इन दोनों सवालों की क्या खास बात थी? इन दोनों सवालों में हमने क्या किया है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। लेकिन मैंने आपसे कहा नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने थोड़ी बताया आपको वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपने जैसे वर्ड देखा स्ट्रेचिंग, मेल्टिंग, बेंडिंग, तुरंत आप समझ गए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट समझ जाएंगे तो अब आप आर प्रोपोर्शनल टू एल पे नहीं जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं बच्चों आप लोग? आर प्रोपोर्शनल टू एल पे कि एल स्क्वायर पे? एल स्क्वायर पे जा रहे हैं। आर प्रोपोर्शनल टू एल पे कि एल स्क्वायर पे? एल स्क्वायर पे जा रहे हैं, तब जाके आपका आंसर आएगा। कर सकते हैं, कर सकते हैं, शाबाश। गौर करें बच्चों, अभी हम जो काम कर रहे हैं कि हमने 10% बढ़ा दिया लेंथ को, 50% बढ़ा दिया, इनको बोलते हैं बड़ा चेंज। कभी कभी हमारे सवालों में स्मॉल चेंज की बात होती है। स्मॉल चेंज बोले तो 1%, 2%, आधा परसेंट, 4%, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? स्मॉल चेंज बोलते हैं। अब स्मॉल चेंज बोलते हैं तो आप नोटिस करिए कि स्मॉल चेंज को डील करने का तरीका क्या है। आइए एक छोटा पॉइंट बताता हूं। स्मॉल परसेंटेज चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जी हाँ, एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्मॉल परसेंटेज चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नोटिस करें, मैं आपको पॉइंट्स लिख के बता रहा हूं, फिर समझा दूंगा। क्या? इफ लेंथ में आपने x% का स्मॉल चेंज किया तो बदले में रेजिस्टेंस में 2x% का स्मॉल चेंज हो जाएगा। रेडियस में आपने x% का स्मॉल चेंज, या फिर पहले एरिया ले लेते हैं। एरिया में आपने x% का स्मॉल चेंज किया तो बदले में रेजिस्टेंस में -2x% का स्मॉल चेंज हो जाएगा। रेडियस में x% का स्मॉल चेंज किया तो यहां पर आपका माइनस का 4x% का स्मॉल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 हर्षवर्धन। देखो ना, स्मॉल चेंज की कोई डेडलाइन तो होती नहीं है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं ना, हम बोल देते हैं कि इसको आप कहां तक लगा सकते हो? अप टू 5% तक। ठीक है, कहां तक लगा सकते हैं बेटे? अप टू 5%। यानी कहां तक वैलिडिटी तेरा? अप टू 5%। अब आइए ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या लिख के दिया है। पहली बात तो आप समझिए, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्मूला लिखे हैं, स्मॉल परसेंटेज चेंज, ये फॉर्मूला केवल किसके लिए वैलिड है? बड़े चेंज या स्मॉल चेंज? स्मॉल चेंज। अब स्मॉल चेंज की वो डेडलाइन तो होती नहीं, लेकिन आप इसको कहां तक लगा लीजिए? 5% तक लगा सकते हैं। और हाँ हाँ हाँ, ये सारे रिजल्ट केवल कब वैलिड है भाई साहब? भाई साहब, सारे रिजल्ट आंख बंद करके यूज मत कर देना। यस, ये सारे रिजल्ट कब वैलिड है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। सुन लिया आपने? अब इनका मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिए। हाँ, वेरी गुड, मीनिंग समझिए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए तुमने लेंथ में x% का स्मॉल चेंज किया तो उसके बदले में रेजिस्टेंस में 2x% का चेंज होगा। यहां प्लस और यहां भी प्लस, इसका मतलब सेम टाइम का चेंज। सेम टाइम का मतलब अगर ये बढ़ाया था तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटाया तो ये भी घटेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए आपने एरिया में x% का स्मॉल चेंज किया, x% का स्मॉल चेंज किया तो रेजिस्टेंस में 2x% का चेंज होगा। और आप देख रहे हैं यहां माइनस आया हुआ है, यहां माइनस आया, क्या बोल रहा है? उल्टा चेंज। एरिया बढ़ाया था तो यहां पे कम हो जाएगा, एरिया कम किया तो यहां पे ये बढ़ जाएगा। यानी सेम चेंज की उल्टा चेंज, उल्टा चेंज। रेडियस में अगर x% का चेंज किया तो यहां पर 4x% का सेम चेंज या उल्टा चेंज। उल्टा चेंज बोले तो रेडियस बढ़ा था तो ये कम हो जाएगा, ये कम किया था तो वो बढ़ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए, परसेंटेज निकालना क्या होता है भाई साहब? परसेंटेज क्या होता है? आशु भगत, परसेंटेज क्या होता है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल रेजिस्टेंस लाए, फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल रेजिस्टेंस घटाया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। करिए उसको, बहुत बढ़िया। आइए, अब इसको यूज कैसे करना है मैं हाथों थोड़े से एग्जांपल लेता हूं, समझिए। यस, उदाहरण समझिए। यस, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर। बच्चों, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर। यस, आइए 2-3 सवाल लेते हैं। ये देखो, लेंथ 2% बढ़ा दिया। आओ बच्चों, स्ट्रेचिंग अ वायर, जैसे मैंने सुना बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, मामला क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का हो गया। यस, हाँ जी, लेंथ 2% बढ़ा दिया। बोलो बच्चा, लेंथ 2% बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस 4% बढ़ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आइए, 2, मान लीजिए मैंने कहा कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया। मान लीजिए 1% कम कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1% कम कर दिया।
बाय स्ट्रेचिंग वायर उसका क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया, तार पतला हो गया, क्रॉस सेक्शन 1% कम कर दिया, ठीक है, ओके, क्रॉस 1% कम कर दिया, तो बोलो बच्चा रेजिस्टेंस, बोलो बच्चा रेजिस्टेंस 2%, भाई लोग कम होगा कि बढ़ेगा, यस यस यस, कम होगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एरिया में तेने 1% कम किया तो यहां पर 2% कम नहीं होगा बाबू, कम होगा बाबू कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, यू नो, उल्टा चेंज, उल्टा चेंज, वेरी गुड वेरी गुड। और देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि उसी में चल रहे हैं बाय स्ट्रेचिंग, रेडियस बेटे हम लोगों ने 1% कम कर दिया, तो बोलो रेजिस्टेंस 4% कम होगा कि बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, क्लियर है। आप देख रहे हैं जितने भी चेंजेस है कैसे चेंज है, बड़े चेंज की छोटे चेंज है, छोटे चेंज है। बड़े चेंज है कि छोटे चेंज है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बड़े चेंज पे भी यूज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, जितने बड़े चेंज पे लगाओगे एरर उतनी ज्यादा आएगी, जितने छोटे चेंज के लिए लगाओगे आंसर उतना प्योर आने वाला है। तो मैंने अभी बोला था 5% कोई डेडलाइन नहीं होती है, एक्चुअली सीधी बात यह है जितना बड़े चेंज के लिए लगाएगा एरर उतनी ज्यादा, जितना छोटे चेंज के लिए लगाएगा एरर उतनी कम आती जाएगी। अपने नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बाय स्ट्रेचिंग वायर, बाय स्ट्रेचिंग वायर, बेटे उसने लेंथ को 0.1% बढ़ाया था, बोलो भाई आंसर दो, अपने नीट का सवाल है, बाय स्ट्रेचिंग वायर लेंथ 0.1% बढ़ाया था उसने, तो बोलो रेजिस्टेंस का क्या होगा, 0.2%, क्या बढ़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो भाई कर सकते हैं ना। तो ये था किसके बारे में, बड़े चेंज की स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज तो तय हो गया है, तय हो गया है। बड़े चेंज के सवाल तो आपको कैलकुलेशन से करने पड़ेंगे, स्मॉल चेंज के लिए आप बिंदास ये टेक्निक लगा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सब मैंने जो आपको लिख के दिया ना, ये वाला फॉर्मूला, इनको याद वाद मत करें, खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा देखो ना, बताइए। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट तुम्हें याद है, वॉल्यूम कांस्टेंट पे, वॉल्यूम कांस्टेंट पे बोलो मुझे बताइए, आर में क्या चल रहा था, एल स्क्वायर, बेटे एरिया में क्या चल रहा था, 1/a², इज इट a⁻², और हाँ रेडियस में क्या चल रहा था, 1/r⁴, इज इट r⁻⁴, यस। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि, नोटिस करें ये फॉर्मूला भी याद बात करने की कोशिश मत करें, भूल चुक हो जाएगी एग्जाम में, सीधा मंत्र है। अगर आपको स्मॉल चेंजेस में डील करना है, अगर आपको वाकई में स्मॉल चेंजेस में डील करना है, तो आप क्या करें कि आपके फॉर्मूला के ऊपर जो पावर आई हुई है, फॉर्मूला के ऊपर जो पावर आई हुई है उसको एक्स क्या लगा दें। देखो आप लेंथ के ऊपर, लेंथ में कितनी पावर है बेटे, 2, तो देखो लेंथ में एक्स का क्या चिपका दिया, 2 चिपका दिया। एरिया पे कितनी पावर है, 2 की -2, तो देखो ईमानदारी से -2 चिपका दिया। रेडियस पे कितनी पावर है, -4, तो देखो आगे क्या चिपका दिया, -4 चिपका दिया। कहने का मतलब जब भी आपको स्मॉल चेंज की डीलिंग करनी हो ना, तो फालतू कैलकुलेशन अवॉइड करें, आपके फॉर्मूला के ऊपर जो पावर है उसको स्मॉल चेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप तुरंत आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पावर से मल्टीप्लाई करें तुरंत आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है सबको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कर लेंगे। ये था बेटे किसके बारे में, स्मॉल चेंज के बारे में। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट की बातें कर रहे थे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेकर छोटे छोटे सवाल कैसे हो सकते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए, मुझे कहा जाए कि यस रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है भी, आर है, नाउ फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ करके पहला सवाल, बाय स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम्स। कुछ समझे, मुझे बोल रहा है, मुझे कह रहा है कि एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटे, r है, मुझे कह रहा है इसका नया रेजिस्टेंस लाइए इफ करके क्या दिया हुआ है, इसका नया रेजिस्टेंस लाइए, इफ करके क्या बोला हुआ है, बाय स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम, उसको खींचकर उसका लेंथ कितना कर दिया, n टाइम्स कर दिया। आइए, आपने कहा है कि आपने लेंथ को क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया। और हाँ, लेंथ बढ़ाने के दो आइडियाज हो सकते हैं। लेंथ बढ़ाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा वायर जोड़ दो, मगर आप एक्स्ट्रा वायर नहीं जोड़ रहे, आपने क्या किया, उसी को स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग सुनते कुछ समझ में आया, यस।
स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मैं किससे बात करूं? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, और आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो बोलो बोलो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा बेटे? एन स्क्वायर आर। यस, अपने नीट का क्वेश्चन है ये, अभी 2-3 साल पहले का नीट का क्वेश्चन है। वेरी गुड, बिल्कुल आसान है। नहीं नहीं, 2n टाइम्स नहीं होगा, 2n टाइम्स नहीं होगा भाई साहब, एन स्क्वायर टाइम्स। देख लो देख लो, आइए। बाय स्ट्रेचिंग रेडियस बिकम्स हाफ। हाँ जी, बाय स्ट्रेचिंग रेडियस को आधा कर दिया, बाय स्ट्रेचिंग रेडियस को आधा कर दिया, वायर को खींचा, तार पतला होता गया, उसकी रेडियस कम होती गई। हम कह रहे हैं इतना स्ट्रेच किया कि रेडियस को आधा कर दिया, रेडियस को आधा कर दिया। चलो बात कर लें। स्ट्रेचिंग सुनते ही मुझे पता लग गया, यस वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो किससे बात करें? आर प्रोपोर्शनल 1/r4, इससे बात करना पड़ेगा। भाई साहब रेडियस को 1/2 किया है, तो बोलो नया रेजिस्टेंस क्या 2 पावर 4 टाइम्स आर हो जाएगा? बोलो भाई लोग, इज इट 16r? बिल्कुल बिल्कुल 16r आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 16r आंसर होगा। क्लियर है? शाबाश शाबाश। चलिए, तो बच्चों मुद्दा चल रहा था कि हमारा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। लिस्ट आपने बनाया और आपने सब समझ लिया कि किस किस पर डिपेंड करेगा। बच्चों ने समझ लिया वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया, वॉल्यूम, सबके सवाल करना आपको आ गया है। जो खास खास बातें हमने सीखी वो क्या क्या सीखी? आर जो है वो डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, रो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप ऑर्डिनरी फॉर्मूला की बजाय स्पेशल फॉर्मूला लेंगे, कौन सा? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर यूज करेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर यूज करेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू 1/radius 4 यूज करेंगे, और उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? ये आप कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक हम लोग इन पे डिपेंडेंसी डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है अगला मुद्दा। जो लिस्ट आपने भी बनाया था कि हम किस किस पर डिपेंड करते हैं, उस लिस्ट में एक मेंबर था टेम्परेचर। क्या मेंबर था? टेम्परेचर। क्या हम लोग टेम्परेचर भी डिपेंड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आइए टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेंगे उस पर आते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, हाँ बच्चों, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर समझिए इसको। इन कंडक्टर्स में क्या होता है बेटे? अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते तो याद है टो डाउन होता है, टो डाउन होता है। टो डाउन होगा तो भाई साहब क्या होने वाला है? रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो बोलिए आर भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बोला करते हैं मेटल्स को गर्म करने पर, कंडक्टर्स को गर्म करने में उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये कहानी किसकी है? कंडक्टर की। एक आपने नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर, वो अलग ही खेलता है, उसका मामला उल्टा है भाई साहब। इन सेमीकंडक्टर में क्या होता है बॉस? आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो याद है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, कोवेलेंट ब्रेक होंगे, और ये ब्रेक होंगे तो क्या होगा? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल या ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, मोर अवेलेबल। सेमीकंडक्टर अलग ही कहानी है। जब आप उसको गर्म करते हैं सेमीकंडक्टर, आपने पढ़ा हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होने वाला है? होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर जनरेट होंगे, और होल और इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और बच्चे, चार्ज कैरियर्स जितने ज्यादा होते जाएंगे कंडक्टिंग बिहेवियर उतना ज्यादा होगा, और कंडक्टिंग बिहेवियर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। यानी क्या रहा? रेजिस्टेंस वही या कम हो जाएगा। तो बोलो, अरे दोनों का उल्टा बिहेवियर चल रहा है। हमारे कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। ये जरा सी बात पर अपने नीट में 3-4 बार सवाल आ चुका है। किस तरह के सवाल आते हैं जरा सुनिए। एक बार तो पूछा गया कॉपर और जर्मेनियम, कॉपर शायद कंडक्टर है और जर्मेनियम शायद सेमीकंडक्टर है, कॉपर और जर्मेनियम को दोनों को गर्म किया है, बोले क्या होगा? कॉपर और जर्मेनियम गर्म किया, कॉपर तो मेटल है, गर्म करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जर्मेनियम में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये इसका बिहेवियर आ रहा है। अब आते हैं, ये तो आपने मेरे साथ मान लिया कि हाँ हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है? कंडक्टर के बारे में।
बच्चों हमारे कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब मुझे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशन चाहिए ताकि हम लोग न्यूमेरिकल मैनेज कर सकें, तो हम जा रहे हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन वगैरह क्या होगा। बच्चों टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को रिलेट करने के लिए कोफिशिएंट बना दिया गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से। जी हाँ, इसका नाम क्या रहेगा, अल्फा। ये बेसिकली क्या है, ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो आपस में जो रिलेशन है उसको मैथमेटिकली मैनेज करने के लिए एक कोफिशिएंट बनाया गया जिसका नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसको हम किससे शो करते हैं, अल्फा से शो करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, होमवर्क मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, मिल जाएगा होमवर्क। एक टॉपिक तो कंप्लीट होने दो, होमवर्क दे देंगे, डोंट वरी। ठीक है, आइए रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा के बारे में बात करनी है। अब अल्फा के बारे में बात करनी है तो अल्फा को क्या डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिए। यस, अल्फा के बारे में बातें करते हैं। आइए, अल्फा को डिफाइन किया गया बेटे 1/r dr/dt, यानी अल्फा को क्या डिफाइन किया गया है, इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फिर सुन लीजिए, कुछ लोगों की व्यवस्था बिगड़ गई होगी। क्या है अल्फा का डेफिनेशन, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये अल्फा का डेफिनेशन है। अब अगर ये अल्फा का डेफिनेशन है, जरा सोचिए इसका यूनिट वगैरह क्या हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है ना, अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे अल्फा से। अल्फा के बारे में दुनिया भर की बातें करेंगे, अल्फा के बारे में दुनिया भर के सवाल जवाब करने वाले हैं। अगले लेक्चर में डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, खूब सारी बातें करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।